हेलो स्टूडेंट, कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता होगा, आरएस का एग्ज़ाम 1 अक्टूबर को होने वाला है हमारा, और उसमें जो टेस्ट सीरीज़ का रोल होता है एग्ज़ाम क्रैक करने में, कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन्हें हम बता दें कि हमारे चैनल पर डिफरेंट कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कराई जा रही हैं, और ये सीरीज़ उन लोग के लिए भी स्टार्ट की गई है जो कोचिंग के टेस्ट बाय नहीं कर सकते या फिर किसी अदर रीज़न से उन्होंने टेस्ट नहीं ले पाए हों। तो यहाँ पे ये जो टेस्ट हैं आपको अच्छे से सोल्यूशन के साथ अवेलेबल कराया जा रहा है, इनकी वीडियो लेक्चर। और एग्ज़ाम में जाने से पहले एटलीस्ट 10 to 15 टेस्ट लगा के ज़रूर जाइएगा। इससे क्या होगा, आपका प्रीलिम्स में स्कोर काफ़ी अच्छा होगा। और लेक्चर की जो पीडीएफ है उसको पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ इसकी लेक्चर की आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लेक्चर। ये जो टेस्ट है कौन सा है, ये इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है ये हमारा आज का? इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी का टेस्ट है। और ये किसके द्वारा निकाला गया? तो ये सम्यक इंस्टीट्यूट द्वारा निकाला गया था। तो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। जैसा कि आपको पता होगा टेस्ट हमारा कितने घंटे का होता है, तो 3 घंटे का हमारा टेस्ट होता है। 150 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 120 क्वेश्चन जीएस और करंट के होते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं 20 क्वेश्चन के आसपास, वो रीजनिंग और मैथ के मिला के आते हैं। आज के टेस्ट में हम देखेंगे विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल और अप्रैल महीने की करंट अफेयर। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित विशेषताएं पूछ रहा है कौन से पठार की हैं। जो नीचे विशेषताएं दी गई हैं वो पूछ रहा है कौन से पठार की विशेषताएं ये दी हुई हैं। तो इसमें पहली विशेषता दी है, इस पठार पर जाम्बेजी नदी जो है वो होकर गुजरती है। दूसरा क्या बता रहा है, इस पठार पर बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं, और ये जो पठार है कहाँ पे, अंगोला देश में स्थित है। तो नीचे ऑप्शन दिए हैं कौन कौन से। पहला दिया है फाउटा जालोन का पठार, दूसरा है जोश का पठार, तीसरा है कतांग का पठार, या चौथा है बी का पठार। इसको बाई का पठार भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर पूछ रहा है कौन सा ऐसा पठार है इन चारों में से जहाँ से जाम्बेजी नदी होकर गुजरती है, अंगोला देश में भी स्थित है, और बॉक्साइट के भंडार भी पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? इसका राइट आंसर होगा डी। तो इस एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं इसके। तो एक्सप्लेनेशन में जो अदर 3 थे उनके लोकेशन दी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, डी। तो अदर में क्या है, फाउटा जालोन का पठार कहाँ पे स्थित है, तो ये गिनी में स्थित है। जोश का पठार कहाँ स्थित है, नाइजर तथा नाइजेरिया में स्थित है। और कतांग का पठार कहाँ, डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, और जाम्बिया में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है, हिमानी झील कौन सी, हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है। तो हिमानी एक झील है कौन सी, इटास्का। पूछ रहा है नदियों में से किस एक का स्रोत है। तो नीचे नदियों के नाम दिए गए हैं। पूछ रहा है जो हिम से बनी हुई झील है, ग्लेशियर लेक, वो इटास्का किस नदी का स्रोत है निम्नलिखित में से। ऑप्शन ए है मिसौरी, बी है मिसिसिपी, सी है रियो ग्रांडे, या डी मैकेंजी नदी। तो जो हिमानी झील है इटास्का, वो कौन सी नदियों में से, जो नीचे नदी दी गई इनमें से किसका स्रोत है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, मिसिसिपी नदी का स्रोत है कौन सी, इटास्का झील। तो इटास्का झील किसकी, मिसिसिपी नदी का स्रोत है। तो ये ध्यान में रखिएगा। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ इसके। तो एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है कि राइट आंसर तो हमें पता लग गया, इसका बी है। एक्सप्लेनेशन में दिया है कि मिसिसिपी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, मिनेसोटा राज्य के इटास्का झील से। तो कहाँ से है, मिनेसोटा राज्य के इटास्का झील से मिसिसिपी नदी का उद्गम है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और गिरती कहाँ पे है मिसिसिपी नदी, तो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। और ये कौन सा, पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है। तो कौन सा आकार का डेल्टा बनाती है अगर पूछा जाए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी नदी इनमें से पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है। तो कौन सी, मिसिसिपी नदी, जिसका उद्गम स्थल कहाँ है, मिनेसोटा राज्य के इटास्का झील से, और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है जाके। तो ये है पक्षी के आकार का, जैसा डेल्टा है, जैसे पक्षी के आकार का नहीं लग रहा पंजे का, ये देखिए पक्षी के आकार का। तो ये पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है। मैप देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है कैसे लग रहा है पक्षी के आकार का डेल्टा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तीसरे नंबर का, इसको देखते हैं। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है कि ज्वालामुखी पर्वत दिए गए हैं और देश दिए गए हैं, तो इनको मिलान करना है। तो ज्वालामुखी पर्वत और देशों का हमको मिलान करना है तीसरे उसमें। तो देखते हैं तीसरे का राइट आंसर क्या होगा। जैसे कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है, तो ये हम सबको पता है कोटोपैक्सी कहाँ, इक्वाडोर में स्थित है। तो कोटोपैक्सी कहाँ, इक्वाडोर में स्थित है। और दूसरा कौन सा है, माउंट रेनियर। तो माउंट रेनियर कहाँ पे स्थित है, तो माउंट रेनियर स्थित है यूएसए में। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में हो गया, माउंट रेनियर कहाँ पे हो गया, यूएसए में हो गया। और तीसरा कौन सा है, पेरिकुटिन ज्वालामुखी पर्वत। तो पेरिकुटिन ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पे स्थित है, तो पेरिकुटिन ज्वालामुखी पर्वत स्थित है मैक्सिको में। तो इसको मैक्सिको से मिला लीजिएगा। और फ्यूजियामा हम सबको पता ही है जापान में स्थित है।
तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा, ए का हो गया चौथा, तो इन दोनों में दिया है। बी का क्या हो गया पहला, तो ये हो गया इसका राइट आंसर, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो ये देख लीजिए, इसमें एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन में ये और भी देशों के नाम दिए गए और जो ज्वालामुखी है उनके ही बताया गया। जैसे फ्यूजियामा हमने देख लिया जापान में है, एक म्याना ज्वालामुखी पर्वत पड़ता है, तो वो कहाँ पे, फिलीपींस में। माउंट इरेबस कहाँ पे, रॉस द्वीप अंटार्कटिका में जो पड़ता है, कहाँ पे, रॉस द्वीप अंटार्कटिका में माउंट इरेबस है। एटना इटली में है, सिसिली द्वीप में। माउंट पिली मार्टिनिक द्वीप में है, हम्बला आइलैंड में है, आइसलैंड में। विसुवियस नेपल्स की खाड़ी इटली में है। तो इटली में कौन कौन से हो गए, पहला ये हो गया माउंट एटना, दूसरा होगा विसुवियस। आगे देखते हैं, और स्ट्राम्बोली कहाँ पे, तो भूमध्य सागर के पास है, लिपारी द्वीप में। तो स्ट्राम्बोली कहाँ स्थित है, भूमध्य सागर में लिपारी द्वीप पर। लाकी आइसलैंड पे है, तो आइसलैंड पे भी दो हो गए, पहला कौन सा, हमला हो गया, और दूसरा लाकी, ये आइसलैंड पे है। तीसरा कौन, आगे क्या दिया है, कटमई। तो कटमई कहाँ पे स्थित है, तो अलास्का में स्थित है कटमई। तो ये ध्यान में रखिएगा। माउंट रेनियर अभी हम लोग ने देख लिया, क्वेश्चन में था, ये यूएसए में है। माउंट सस्ता भी यूएसए में है, तो माउंट सस्ता अगर पूछे ये कहाँ पे, तो ये भी यूएसए में है। तो रेनियर हो गया, माउंट सस्ता हो गया, कटमई हो गया, सब कहाँ, यूएसए में। चिम्बाराजो कहाँ पे, तो इक्वाडोर में हम लोग ने देख लिया इसको। ओजस डेल सेलाडो अर्जेंटीना चिली में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, तो इक्वाडोर में चिम्बाराजो भी है और कोटोपैक्सी भी है। अब पोपो कैपिटल कहाँ पे है, तो मैक्सिको में है। मौना लोआ हवाई द्वीप में है, और दामबंद ईरान में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वो हैं ज्वालामुखी पर्वत, और उनके देशों के नाम दिए गए हैं। तो इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा जब पीडीएफ अपलोड हो, तो इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। बढ़ते हैं कौन से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है चौथा नंबर का क्वेश्चन, इसमें देखते हैं क्या है। चौथा नंबर का क्वेश्चन जो दिया है, इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा असत्य कथन है, किसके संबंध में, कोलोराडो के पठार के संबंध में कौन सा असत्य कथन है, तो ये पूछ रहा है। तो कोलोराडो के पठार से संबंधित असत्य कथन देखते हैं इसमें कौन सा है। तो पहला क्या दिया है कथन, कि इस पठारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी घाटी ग्रैंड कैनियन स्थित है। तो क्या पहला बता रहा है कि इस पठारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी घाटी जो है ग्रैंड कैनियन यहीं पर स्थित है, कहाँ पे, कोलोराडो पठार में। दूसरा कथन है, इस पठारी क्षेत्र में बीहड़ तथा गहरी घाटियों का निर्माण होता है। तो दूसरा क्या बता रहा है कि इस पठारी क्षेत्र में बीहड़ तथा गहरी घाटियों का निर्माण होता है। तीसरा बता रहा है इस पठारी क्षेत्र में कोलंबिया नदी बहती है। तो तीसरा क्या बता रहा है, इस पठारी क्षेत्र में कोलंबिया नदी बहती है। और चौथा बता रहा है कि इस पठार पर शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। तो हमें इसमें असत्य कथन चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, असत्य कथन मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से है कि तीसरा सी बता रहा है, जो इस पठारी क्षेत्र पर कोलंबिया नदी बहती, तो ये गलत है। तो एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं इसका क्या दिया हुआ है। चौथे का राइट आंसर हो गया हमारा सी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका, कि कोलोराडो नदी जिसका उद्गम कहाँ पे है, रॉकी पर्वत से होता है। तो कोलोराडो जो नदी दिया था वो वहाँ पे गलत था, तो उसे पूछ रहा है, क्या बता रहा है इसमें एक्सप्लेनेशन में, कि कोलोराडो नदी जिसका उद्गम कहाँ पे है, तो रॉकी पर्वत से होता है, या कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, कोलोराडो जो नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, रॉकी पर्वत से होता है, और गिरती कहाँ है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती जाके। और यह नदी जो है कोलोराडो पठार पर बहती हुई ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। और यहाँ इस नदी पर कौन सा बांध स्थित है, तो हूवर बांध स्थित है। तो कोलोराडो नदी पर कौन सा बांध स्थित है, हूवर बांध स्थित है। यह कहाँ पे बहती है, तो कोलोराडो जो पठार है उस पर बहती हुई ग्रैंड कैनियन का मतलब महान गड्ढों का निर्माण करती है। और ये उद्गम स्थल रॉकी पर्वत से है, गिरती कहाँ पे, कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ये कोलोराडो नदी दिया हुआ है, जैसे उद्गम ये दिया है रॉकी माउंटेन से इसका उद्गम होगा, और ये कोलोराडो पठार से होते हुए फिर कहाँ पे गिरती है, ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया हो गया। तो ये मैप देख लीजिएगा, यहाँ से उद्गम हुआ इसका, और ये ऐसे गई और फिर कहाँ पे गिर गई, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और इस पर कौन सा बांध स्थित है, तो हूवर बांध स्थित है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इस पर कौन सा बांध स्थित है, हूवर बांध स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। पांचवा क्वेश्चन, शिखर दिए गए हैं और पर्वत दिए गए हैं। तो कौन सा शिखर कौन से पर्वत पर स्थित है, तो ये पूछ रहा है। तो इसमें देखते हैं, पहला क्या है, नामचा बरुआ गढ़वाल हिमालय दिया हुआ है। दूसरा नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, और तीसरा नोकरेक सिक्किम हिमालय में दिया हुआ है। तो इसमें बताना है कितने सही सुमेलित हैं। तो इनमें से कितने सही सुमेलित हैं ये बताना है। तो केवल एक युग्म सही सुमेलित है, केवल दो युग्म सही सुमेलित हैं, केवल तीन युग्म, या इनमें से कोई सही सुमेलित नहीं है। तो पांचवे का राइट आंसर क्या होगा, पांचवे का राइट आंसर होगा इसमें केवल एक युग्म सुमेलित है। तो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। तो नामचा बरुआ जो है वो कहाँ पे है, दक्षिण पूर्वी तिब्बत, कहाँ पे, नामचा बरुआ दक्षिण पूर्वी तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ यारलुंग नदी, कौन सी, यारलुंग नदी
के तीखे मोड़ पर स्थित है। तो यह जो है यारलुंग नदी के तीखे मोड़ पर स्थित है कौन सा, नामचा बरवा, और दक्षिण पूर्वी तिब्बत में अरुणाचल में स्थित है। और नोकरेक कहाँ पे है, तो नोकरेक मेघालय पे है। नोकरेक कहाँ पे, मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स में है जो उत्तर पूर्व में तुरा श्रेणी पर स्थित है। तो नामचा परवा वहाँ पे गलत दिया गया था, तो नोकरेक गलत दिया गया था। तो नामचा परवा स्थित कहाँ पे है, दक्षिण पूर्वी तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश में जो पड़ता है, और नोकरेक है मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स में। तो ये ध्यान में रखिएगा। और यारलुंग नदी कहाँ पे, इसके तीखे मोड़ पर स्थित कौन है, तो नामचा परवा स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, छठे नंबर का क्वेश्चन। तो छठे नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है म्यांमार के साथ कौन से राज्य की सीमा स्पर्श करती है। तो म्यांमार के साथ पूछ रहा है कौन से राज्यों की सीमा स्पर्श होती है। तो इसमें देखते हैं क्या है। ऑप्शन में ए है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। बी है मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। सी है त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम व नागालैंड। डी है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड व अरुणाचल प्रदेश। तो छठवें का राइट आंसर क्या होगा, छठे का राइट आंसर होगा डी। तो मणिपुर के साथ म्यांमार के साथ मणिपुर सीमा बनाता है, मिजोरम बनाता है, नागालैंड बनाता है, और अरुणाचल प्रदेश भी सीमा बनाता है किसके साथ, म्यांमार के साथ। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। तो भारत और म्यांमार के बीच जो कुल सीमा है वो कितनी है, 1683 किलोमीटर की है। कुल सीमा कितनी है भारत और म्यांमार के बीच, तो 1683 किलोमीटर की है। और म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य जिसमें कौन कौन से आते हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से, अरुणाचल हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया। तो ये म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की कुछ ट्रिक दी गई है। कौन सी ट्रिक है, अरुणा मामी। कौन सी ट्रिक दी गई है, अरुणा मामी। अरुणा से हो गया अरुणाचल और नागालैंड, और मामी से हो गया मणिपुर, म्यांमार, मिजोरम। तो ये ध्यान में रखिएगा। अरुणा से हो गया अरुणाचल, नागालैंड, मामी से हो गया मणिपुर, मिजोरम। तो ये ट्रिक ध्यान रख सकते हैं अगर आपको याद करना हो तो। ये ध्यान में रख लीजिएगा, 1683 किलोमीटर के आसपास की सीमा साझा करता है भारत और म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 7वें नंबर का क्वेश्चन। 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही कथन है वो हमको चुनना है। तो पहला क्या दिया है, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो क्या पहला कथन है कि असम जो है भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं के साथ लगा हुआ है। दूसरा है पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं के साथ लगा हुआ है। दूसरा क्या पूछ रहा है कि जो पश्चिम बंगाल है वो क्या भूटान और नेपाल की सीमाओं के साथ लगा हुआ है। और तीसरा क्या पूछ रहा है कि मिजोरम जो है बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो इसमें बताना है कौन सा राज्य हमारा कौन से देश की सीमा के साथ लगा हुआ है। तो असम बता रहा है भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं के साथ, पश्चिम बंगाल हो गया भूटान नेपाल की, और मिजोरम बता रहा है बांग्लादेश और म्यांमार की। तो कौन सा कथन सही है इसमें बताना है। ए दिया है 1 2 3 तीनों सही हैं, बी दिया 1 2 या दोनों सही हैं, सी है 2 और 3, और डी है 1 और 3। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा 7वें का। तो 7वें का राइट आंसर होगा ए। तो ये तीनों के तीनों जो दिए हुए हैं तीनों के तीनों सही हैं। तो मतलब असम जो है हमारा वो भूटान और नेपाल के साथ, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल वहीं भूटान तो है ही पश्चिम बंगाल में, और नेपाल भी साथ में है। तो पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। और मिजोरम है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, मिजोरम किसके साथ, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका राइट आंसर है ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8वें नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है। 8वें नंबर का क्वेश्चन बताता है क्या कि छोटा नागपुर का पठार से संबंधित कथनों पर विचार करना है हमको। तो छोटे नागपुर से संबंधित कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करना है। 3 कथन दिए हुए हैं और कौन सा सही सुमेलित है तो बताना है। कितने युग में सही सुमेलित हैं वो हमको बताना है। तो क्या क्या बता रहा है पहला कथन, इस पठार की जो प्रमुख नदियाँ वो कौन कौन सी हैं। तो पठार की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, महानदी, सोन एवं स्वर्ण रेखा नदी हैं। दूसरा दिया है यहाँ पर क्या ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें पाई जाती हैं। तो छोटा नागपुर के संबंध में कथन दिए हैं कि पहला दिया है कि यहाँ पर कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं नागपुर पठार में, छोटा नागपुर के। तो महानदी, सोन और स्वर्ण रेखा नदियाँ पाई जाती हैं। दूसरा कथन है यहाँ पर ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें पाई जाती हैं। और तीसरा क्या है, दंडकारण्य क्षेत्र इसी पठार का भाग है। तो क्या बता रहा है तीसरा कि दंडकारण्य जो क्षेत्र है इसी पठार का भाग है। तो इसमें देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है केवल 2 सही सुमेलित हैं इनमें से। आके देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है। तो छोटा नागपुर का पठार जो है कहाँ पे, उच्च भूमि भाग है। यहाँ पे कौन कौन सी, महानदी, सोन और स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी इस पठार की प्रमुख नदियाँ हैं। तो पहला तो हमारा कथन सही हो गया। दूसरा क्या है, सोन नदी जो है पठार के उत्तर पश्चिम में बहकर गंगा में मिलती है। तो सोन नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और कहाँ से मिलती है, पठार के उत्तर पश्चिम से बहकर गंगा नदी में मिल जाती है। आगे है दामोदर नदी, इस पठार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर प्रवाहित होती है। तो दामोदर जो नदी है इस पठार जो है इसमें कहाँ से, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। आगे दिया है यहाँ पठार कई भागों में बटा हुआ है। ये जो पठार है हमारा कौन सा, छोटा नागपुर का पठार, ये कई भागों में बटा हुआ है।
तो छोटा नागपुर का पठार कितने भागों में बटा देख लेते हैं इसको। पहला दिया है हजारीबाग का पठार, दूसरा है कोडरमा का पठार, तीसरा रांची का पठार। तो ये 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से? हजारीबाग पठार में, कोडरमा के पठार में और रांची के पठार में। दंडकारण्य का पठार यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है, इसलिए केवल 2 युग्म सुमेलित हुए थे वहाँ पे। और दूसरा क्या दिया इसमें, यहाँ पर ग्रेनाइट और नीच की चट्टानें भी पाई जाती हैं, तो यहाँ ग्रेनाइट और नीच की चट्टानें भी पाई जाती हैं। और दंडकारण्य का पठार यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो पठार है वो कौन कौन से इसको भागों में बांटा गया, हजारीबाग के, कोडरमा के और रांची के पठार के भाग में बांटा गया। तो ये देख लीजिए छोटा नागपुर का पठार का एरिया हमारा। तो इंडिया के मैप में ये देख लीजिए छोटा नागपुर पठार का ये हमारा एरिया दिया हुआ है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 9वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो इसमें ये गलत है, कौन सा, इसको काट लीजिएगा। बाकी ये पहला और दूसरा सही सुमेलित है। 9वां देखते हैं। 9वें में क्या दिया है, प्रदेश दी गई है और वहाँ की मृदा कौन सी पाई जाती है, तो उसको क्या करना है, सुमेल करना है हमको, मतलब मिलाना है उसको। तो देख लेते हैं 9वें का क्या होगा राइट आंसर। तो 9वें का राइट आंसर जो होगा, पहले देखते हैं इसको मिला के कि कर्नाटक का पठार जो है उसको कहाँ से है। कर्नाटक के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है, तो कर्नाटक के पठार में पाई जाती है मृदा जो है लाल मिट्टी। और जो दूसरा है नागपुर का पठार, वहाँ पे किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, नागपुर के पठार में जो मृदा पाई जाती है वो कौन सी है, लेटराइट मिट्टी। नागपुर के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी। मालवा का पठार जो है, मालवे के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो रेगुर मिट्टी। मालवा के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेगुर मिट्टी। और उत्तरी सरकार जो तट है वहाँ पे कौन सा पाई जाती है मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी। तो ध्यान रखिएगा, पहला क्या हो गया, कर्नाटक के पठार में लाल मिट्टी, नागपुर के पठार में लेटराइट मिट्टी, और मालवा के पठार में कौन सा, रेगुर मिट्टी, और उत्तरी सरकार तट में जलोढ़ मिट्टी। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा, इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा, पहले का हो गया दूसरा, तो ये होगा डी। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। तो ये देख लीजिएगा। इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, और एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो आंसर हो गया डी। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है, जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर भारत के मैदान में, जलोढ़ मिट्टी सतलज के मैदान से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र के मैदान तक पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन कौन सा है, उत्तर भारत के मैदान में कहाँ कहाँ से कहाँ तक क्षेत्र है इसका, तो सतलज के मैदान से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र मैदान तक पाई जाती है। तो सतलज इधर कॉर्नर में पड़ती है और ब्रह्मपुत्र इधर अरुणाचल के आसपास। तो ये पूरे क्षेत्र में उत्तर पूर्व में कहाँ पड़ती है, उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और तटीय मैदान के अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी कहाँ से, महानदी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टा क्षेत्रों तथा पश्चिमी तटीय मैदान में केरल और गुजरात में पाई जाती है। तो अगर तटीय मैदान के अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी देखें कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो वो पहले ले लेते हैं। महानदी का क्षेत्र हो गया, कावेरी वाला नदी का क्षेत्र हो गया, गोदावरी नदी का क्षेत्र हो गया, कृष्णा नदी का जो डेल्टा है उन क्षेत्रों में, और साथ ही पश्चिम के जो तटीय मैदान है वहाँ पे भी कौन सी पाई जाती है मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी वहाँ पे भी पाई जाती है। आगे देखते हैं लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो भारत के पूर्वी पठारी भाग में सर्वाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। जो पूर्व का पठारी भाग है हमारा, वहाँ पे सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कौन कौन सा एरिया देख लेते हैं एरिया वाइज। तो कौन से राज्य में, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के व्यापक क्षेत्रों में, और पश्चिम बंगाल, दक्षिण उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो लाल मिट्टी पाई जाती हैं। तो तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा है, झारखंड में व्यापक रूप से लाल मिट्टी पाई जाती है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल हो गया, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी कुछ क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है लाल मिट्टी। रेगुर मिट्टी देखते हैं, रेगुर या काली मिट्टी। तो दक्कन के पठार के अलावा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, मालवा के पठार में। तो दक्कन के पठार के अलावा अगर रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी का जिक्र करें तो कहाँ पाई जाती है, तो मालवा के पठार के क्षेत्रों में पाई जाती है। अर्थात काली मिट्टी मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। तो मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी अगर आपसे पूछे कौन सी है, तो काली मिट्टी। लेटराइट मिट्टी का स्थान कौन सा है, तो लेटराइट मिट्टी में पहली बात तो ये क्या होता है कि इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। लेटराइट मिट्टी जो होती है इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है और इनमें उर्वरता के तत्वों की कमी होती है। तो लेटराइट मिट्टी में उर्वरता के तत्वों की कमी भी होती है और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। ये कौन कौन से एरिया में पाई जाती है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में मुख्यतः रूप से पाई जाती है। कहाँ कहाँ पे, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और ये कॉफ़ी उगाने के लिए उपयोगी होती है। तो किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, कॉफ़ी उगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 10वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो स्टार्ट करते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में क्या दिया है, तो 10वां क्वेश्चन में दिया गया है नदी और उसके उद्गम स्थल दिए गए हैं, तो इनको मिलान करना है। क्या है, नदी दी गई है और उसके उद्गम स्थल दिए गए हैं, तो इनका मिलान करना है। तो देखते हैं इसमें क्या होगा मिलान करके। तो जो मैकेंजी नदी है वो कहाँ पे उसका उद्गम स्थल है, तो मैकेंजी नदी का जो उद्गम स्थल है ग्रेट स्लेव झील से है। तो मैकेंजी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से, ग्रेट स्लेव झील से।
और जो दूसरी नदी है कौन सी, यूकोन नदी। तो यूकोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे दिया हुआ है, तो यूकोन नदी का उद्गम स्थल है मैकेंजी पर्वत से। मैकेंजी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से, तो ग्रेट स्लेव झील से, और यूकोन नदी का उद्गम स्थल मैकेंजी पर्वत से है। और तीसरा क्या है, रियो ग्रांडे नदी। तो रियो ग्रांडे नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे, तो रियो ग्रांडे नदी का उद्गम स्थल है रॉकी पर्वत से। तो रियो ग्रांडे नदी का उद्गम स्थल कहाँ से, रॉकी पर्वत से। और सेंट लॉरेंस नदी जो है कौन सी, सेंट लॉरेंस नदी, तो ये बचाओ ओंटेरियो झील से। तो सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम स्थल ओंटेरियो झील से, रियो ग्रांडे का रॉकी पर्वत से, यूकोन नदी का मैकेंजी पर्वत से, और मैकेंजी नदी का ग्रेट स्लेव झील से। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सी। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है इसके 10वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो एक्सप्लेनेशन में इसका राइट आंसर तो हमने देख लिया, सी है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैकेंजी नदी का उद्गम कहाँ पे बता रहा है, तो ग्रेट स्लेव झील से, और गिरती कहाँ पे है, ब्यूफोर्ट सागर में। तो उद्गम कहाँ पे मैकेंजी नदी का, ग्रेट स्लेव झील से है, और गिरती कहाँ पे मैकेंजी नदी, तो जाके गिरती है ब्यूफोर्ट सागर में। यूकोन नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ से है, यूकोन नदी का उद्गम स्थल दिया है मैकेंजी पर्वत से, और इसकी गिरती कहाँ जाके है, तो बेरिंग सागर में गिरती है। तो यूकोन नदी बेरिंग सागर में गिरती है, उद्गम स्थल है मैकेंजी पर्वत से, और मैकेंजी नदी जो है उसका उद्गम स्थल है ग्रेट स्लेव झील से, और गिरती है ब्यूफोर्ट सागर में। नीचे और दिया रियो ग्रांडे नदी। तो रियो ग्रांडे नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ से है, तो रियो ग्रांडे नदी का उद्गम स्थल हमने देख लिया रॉकी पर्वत से, और ये गिरती कहाँ पे जाके, तो मैक्सिको की खाड़ी में। तो रियो ग्रांडे नदी जो कहाँ पे गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, और उद्गम स्थल है रॉकी पर्वत से। सेंट लॉरेंस नदी कहाँ पे इसका उद्गम है, तो सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम है ओंटेरियो झील, और गिरती कहाँ पे, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो क्या क्या याद रखना है इसमें, उद्गम स्थल ध्यान रख लीजिएगा, और गिरती कहाँ पे है, तो मैकेंजी नदी जैसा हमने देख लिया ग्रेट स्लेव झील से, ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। यूकोन नदी अलास्का राज्य की प्रमुख नदी है, और मैकेंजी पर्वत से निकलती है, बेरिंग सागर में गिरती है। रियो ग्रांडे नदी जो है रॉकी पर्वत से निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। सेंट लॉरेंस नदी ओंटेरियो झील से उद्गम होता है इसका, और गिरती कहाँ पे, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है 11वें नंबर का क्वेश्चन। तो 11वें नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इनमें बताना, कथनों पर विचार करना, कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो पहला क्या है, नल्लार बोर के मैदान जो है क्षेत्र में चूना पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं। तो किसमें, नल्लार बोर के जो मैदान है वहाँ पे क्या है, चूना पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरा दिया ऑस्ट्रेलिया के कुलगार्डी क्षेत्र में सोना पाया जाता है। तो क्या दिया है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया का जो कुलगार्डी क्षेत्र है वहाँ पे सोना पाया जाता है। और तीसरा दिया आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लवड़ी झील है। तो आयर झील जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लवड़ी झील है, इसमें कितने कथन सही है ये बताना है हमको। तो इसमें ऑप्शन ए पे है केवल एक युग्म, केवल दो युग्म, केवल तीन युग्म, ऑप्शन सी या डी कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसमें तीनों के तीन युग्म जो हैं सही हैं। तो इसमें देख लेते हैं आगे एक्सप्लेनेशन में और क्या दिया हुआ है। ये तीनों युग्म सही हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो नल्लार बोर्ड के जो मैदान है वो किस लिए फेमस है, कहाँ पे, दक्षिणी भाग में स्थित है, अर्ध शुष्क परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, और मैदानी क्षेत्र में चूना पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं, और ये कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। तो नल्लार बोर्ड के जो मैदान है कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, अर्ध शुष्क क्षेत्र है यहाँ का, और चूना पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं। खनिज संपदा देखते हैं। तो किम्बरली पठार पर हीरे की खान, खनिज संपदा देखते हैं कहाँ पे, तो किम्बरली पठार पर हीरे की खान पाई जाती है। पिलवारा जो है वहाँ से लौह अयस्क पाया जाता है। कालूगरली या कुलगार्डी में कहाँ सोना पाया जाता है। और काटी थांडा, कौन सा, काटी थांडा लेक आयर उत्तर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के मध्य ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में है। तो ये सब जगह दी गई हैं जहाँ पे खनिज संपदा मिलती है। तो हीरे के पठार किम्बरली में, और पिलवारा लौह अयस्क पाया जाता है, कुलगार्डी में सोना पाया जाता है। तो यही ठीक था। इसमें आगे बढ़ते हैं क्या, 12वें नंबर के क्वेश्चन पे। 12वें नंबर का जो क्वेश्चन दिया उसमें क्या बताना है हमको, कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने के मुद्दे से संबंध है। तो ये प्रोटोकॉल और सम्मेलन दिए हैं कुछ। तो ये पूछ रहा है कौन सा ऐसा इसमें प्रोटोकॉल या सम्मेलन है जो ओजोन को क्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और चरणबद्ध रूप से उसको प्रयोग जो है उसको खत्म करने के मुद्दे से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, बी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सी है क्योटो प्रोटोकॉल, और डी है नागोया प्रोटोकॉल। तो इसमें बताना हमको आंसर कौन सा सही है। तो ये बता रहा है क्वेश्चन कि ओजोन से जो ओजोन का जो क्षय होता है, जो उसको पदार्थ का प्रयोग है उसको नियंत्रण करने और उनको चरणबद्ध रूप से, जैसे सीएफसी हो गया तो सीएफसी को धीरे धीरे चरणबद्ध रूप से हम खत्म कर रहे हैं। एससीएफसी हो गया, जितने भी ओजोन को क्षय करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये सब गैसें, तो इनको चरणबद्ध रूप से हम लोग जो बाहर करने का मुद्दा है वो किससे संबंधित है, कौन से प्रोटोकॉल में आया था। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ओजोन के अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण किया गया और चरणबद्ध रूप से इनको बाहर करने के मुद्दा उठाया गया था।
एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दिया है। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, देखते हैं। तो वियना प्रोटोकॉल हुआ था कहाँ पे, 1985 में होता था वियना प्रोटोकॉल, वियना सम्मेलन सॉरी। तो वियना कॉन्फ्रेंस होती है 1985 में, एक इसलिए होती है ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए पहले बार। तो पहला प्रयास किसके द्वारा किया जाता है, वियना सम्मेलन में किया जाता है, ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए। फिर इसी का पूरक, एक तरह का पूरक सम्मेलन प्रोटोकॉल है ये, क्या वियना सम्मेलन का पूरक प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कब हुआ था 1987 में, और 16 सितंबर को हुआ था। तो विश्व ओजोन दिवस तब से इसी दिन मनाया जाता है, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था और विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है तब से। इसमें क्या है, सीएफसी के उपयोग और उत्पादन को 1986 के स्तर से, तो किसके उपयोग और उत्पादन को, सीएफसी के उपयोग और उत्पादन को 1986 के स्तर तक बनाए रखेंगे, और जिसमें वृद्धि को प्रतिबंधित किया गया है। फिर आता है कोपेनहेगन संशोधन 1992। कोपेनहेगन संशोधन 1992 में बताया जाता है कि सीएफसी का उपयोग की समय सीमा निर्धारित की जाए, और फिर समय सीमा इसकी निर्धारित की गई। फिर आता है किगाली समझौता। फिर क्या आता है, किगाली समझौता। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से कम करने का इसमें भी काम करने के लिए इसको लाया गया, कौन सा, किगाली समझौता। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग कौन से क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है 13वें नंबर के क्वेश्चन पे। 13वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। इसमें कौन सी विशेषताएं किस झील की हैं, तो ये विशेषताएं नीचे दी गई हैं और पूछ रहा कौन से झील की विशेषताएं हैं। तो पहला देखते हैं क्या विशेषता है। यह झील जो मुख्यतः है कहाँ पे, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य या डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और तंजानिया के बीच स्थित है। ये झील विश्व की सबसे लंबी झील है और ये झील भ्रंश घाटी में स्थित है। तो इसकी जो विशेषताएं दी गई हैं, कांगो में स्थित है, विश्व की सबसे लंबी झील है, झील भ्रंश घाटी में स्थित है। तो ऑप्शन ए दिया है टैंगनाइका झील, बी है विक्टोरिया झील, सी है चार्ट झील और डी है कौन सा, अस्सल झील। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 13वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा। 13वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा टैंगनाइका झील। तो कौन सा, टैंगनाइका जो झील है वो कौन सी, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य और तंजानिया के बीच स्थित है, या विश्व की सबसे लंबी झील है, और यह झील भ्रंश घाटी में स्थित है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन में दिया है कि विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और यह केनिया, युगांडा, तंजानिया की सीमा पर स्थित है, विश्व रेखा से गुजरती है, और यह झील भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है, और इस झील में कौन से, श्वेत नील नदी का उद्गम स्थल है। तो इस झील से श्वेत नील नदी का उद्गम स्थल है। चार्ट झील जो है मुख्यतः कहाँ पे, नाइजीरिया, नाइजर, पाद और कैमरून देशों के सीमा क्षेत्र में स्थित है, मीठे पानी की झील है और इस झील में चारी नदी गिरती है। तो इसके आगे देख लेते हैं क्या दिया है। और तो ये क्वेश्चन एक दो बार आप सर्च करके देख लीजिएगा। इसमें मुझे जैसा लग रहा है कि टैंगनाइका झील जो यहाँ लॉन्गेस्ट अगर झील है तो इसको देख लीजिएगा वो सर्च करके, शायद इसमें आंसर गलत लिखा है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो स्टार्ट करते हैं 14वें नंबर का क्वेश्चन। 14वें नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है, कुछ विशेषताएं दी गई हैं और पूछ रहा है कौन सी नदी की ये विशेषताएं हैं। तो पहली क्या दिया है कि यह नदी जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहती है। दूसरा, यह कर्नाटक के नंदी पहाड़ियों से उत्पन्न होती है। तीसरा है, यह नदी भारत का ग्रैंड कैनियन स्थित है। तो इस नदी पर क्या है, भारत का ग्रैंड कैनियन स्थित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए है तुंगभद्रा नदी, बी है वैगई नदी, सी है मालप्रभा नदी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा 14वें का राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कौन सी नदी है जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहती है, जहाँ पे भारत का ग्रैंड कैनियन स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, पेन्नार नदी। तो पेन्नार नदी जो है वो क्या, कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले की पहाड़ियों से निकलती है, और भारत का जो ग्रैंड कैनियन है कौन सा, गोंडीकोटा। तो भारत का ग्रैंड कैनियन गोंडीकोटा इसी नदी पर स्थित है, और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है पेन्नार की, चित्रावली, पापासानी और पेयरू। तो ये ध्यान में रखिएगा, सहायक नदी कौन सी है पेन्नार नदी की, तो चित्रावली हो गई, पापासानी हो गए, और पेरू जो नदी है वो किसकी, पेन्नार नदी की सहायक नदियाँ हैं। और ये जो भारत के कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहने वाली नदी है एक। तो भद्रा नदी के बारे में आगे दिया है। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी, हम्पी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी इसी नदी के किनारे स्थित है, या कर्नाटक आंध्र प्रदेश में बहते हुए कृष्णा नदी में आंध्र प्रदेश में मिल जाती है। ये कहाँ, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है, और आंध्र प्रदेश में किससे मिल जाती है, कृष्णा नदी से मिल जाती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो भद्रा नदी फिर किसकी सहायक नदी हो गई, तो कृष्णा नदी की हो गई, आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से मिलती है। नेक्स्ट क्या है, मालप्रभा नदी। तो मालप्रभा नदी जो है वो कहाँ, बेलगाम कर्नाटक। बेलगाम कर्नाटक में पश्चिमी घाट से उत्पन्न होती है, और यहाँ कृष्णा नदी की उपनदी है। तो कहाँ पे, मालप्रभा नदी जो है बेलगाम कर्नाटक में पश्चिमी घाट से उत्पन्न होती है, और यहाँ पे क्या है, कृष्णा नदी की उपनदी है। तो ये कृष्णा नदी की कौन सी उपनदी है।
तो बेलगाम कर्नाटक से एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा, मुझे ध्यान आ गया, हिस्ट्री का एक फैक्ट है। तो 1924 में बेलगाम में ही 1924 में बेलगाम में ही क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, जहाँ पे एक गांधी जी हैं वो एकमात्र ऐसे जो कांग्रेस की ये मीटिंग हुई थी जिसके प्रेसिडेंट बने थे। तो अगर आपसे कभी पूछ ले जो एकमात्र ऐसी कौन सी कांग्रेस की मीटिंग थी जिसमें गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे, तो बेलगाम का सेशन था कांग्रेस का, 1924 में हुआ था। और यहाँ पे गांधी जो थे वो क्या बने थे, इसके प्रेसिडेंट बने थे। तो एकमात्र ऐसा है कांग्रेस का जहाँ पे गांधी प्रेसिडेंट बने थे। तो ये कहाँ हुआ था, बेलगाम कर्नाटक में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 15वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर का जो क्वेश्चन दिया है क्या है कि दंडकारण्य के पठार से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो दंडकारण्य के पठार से संबंधित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं नीचे जो कथन दिए और सही कोड का चयन करना है। पहला है, इस पठार क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ है, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में। तो क्या बोल रहा है कि दंडकारण्य का जो पठार है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा क्षेत्र में इसका विस्तार है। दूसरा है, इस पठार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में क्या है, मलकागिरी का पठार स्थित है। तो मलकागिरी का पठार स्थित है किसमें, इसके दक्षिणी पश्चिम भाग में, किसके, दंडकारण्य के। तो इसमें सही कूट हमें चयन करना है। ए है केवल 2, बी है केवल 1, सी 1 और 2 और डी या तो दोनों कथन जो दिए हैं वो असंगत है। तो 15वें नंबर का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, केवल दूसरा कथन इसमें सही है। तो पहला देखते हैं क्यों गलत है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया है कि आंसर तो हमने देख लिया, केवल एक दूसरा है। तो एक्सप्लेनेशन में दिया है दंडकारण्य क्षेत्र जो है वो कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में आता है, उड़ीसा आता है इसमें और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आता है। तो दंडकारण्य पठार के क्षेत्र में कौन कौन सा राज्य आते हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो ये ध्यान में रखिएगा। वहाँ पे क्या किया था, पश्चिम बंगाल भी दिया गया था और एक अलग दिया गया था। तो और ये जो दंडकारण्य का पठार है इसमें क्या, मलकागिरी पठार आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये ध्यान में रखिएगा, मलकागिरी का जो पठार है दंडकारण्य के अंतर्गत आता है वो किसमें, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये दंडकारण्य की लोकेशन दी गई है इंडिया के मैप में। तो ये देख लीजिएगा, कुछ महाराष्ट्र का एरिया भी आता है, आंध्र प्रदेश का एरिया भी आता है, उड़ीसा का एरिया भी आता है, छत्तीसगढ़ का भी एरिया आता है और मध्य प्रदेश का एरिया भी आता है दंडकारण्य के पठार में। तो ये देख लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 16वें नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कथनों पर विचार करना है, सही कूट चयन करना है। तो उकाई झील कहाँ, जम्मू कश्मीर में दिया है लोकेशन। और दूसरी झील है कौन सी, चेम्बरम बक्कम झील। कौन सी दूसरी है, चेम्बरम बक्कम झील, तो तमिलनाडु। और तीसरी है सोंगमो झील, तो सिक्किम। तो लोकेशन दी गई है, इनमें से सही कूट का चयन करना है। तो उकाई झील जम्मू कश्मीर में लोकेशन दी है, दूसरी है चेम्बरम बक्कम झील तमिलनाडु और तीसरी है सोंगमो झील। तो इसका देखते हैं राइट आंसर क्या होगा 16वें का। तो ऑप्शन दिया है केवल 1, ए में बी है केवल 3, सी है 2 और 3, डी ना तो 1 ना तो 2, डी मतलब केवल 1 और 2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 16वें का, तो 16वें का राइट आंसर है दूसरा और तीसरा जो दिया है ये सही दिया है। और पहला गलत क्यों दिया, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। तो उकाई झील जो है वो कहाँ पे है, तो उकाई झील उसमें जम्मू कश्मीर दिया है, लेकिन उकाई झील की लोकेशन है कहाँ पे, गुजरात में। तो ये ध्यान में रखिएगा, उकाई झील की लोकेशन कहाँ है, गुजरात में है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये कहाँ पे, गुजरात में है। तो ये ध्यान में रखिएगा, गुजरात में है उकाई झील। और बाकी चेम्बरक्कम झील है तमिलनाडु में, सोंगमो झील सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानसून का निवर्तन इंगित करता है। तो अगर मानसून का निवर्तन हो रहा है तो इंगित क्या होता है इससे, तो मानसून के निवर्तन या विड्रॉल ऑफ मानसून इंडिकेट क्या करता है कि साफ आकाश को इंडिकेट करता है, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से संबंध है इसका, या स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो इसमें से सही कूट का चयन करना है हमको। तो अगर मानसून का निवर्तन के कौन सी घटनाओं को इनमें से इंगित करता है, साफ आकाश को करता है, बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव की परिस्थिति को करता है और स्थल पर तापमान के बढ़ने को भी इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी 1 2 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 18वें नंबर का क्वेश्चन। 18वें नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, लोकटक झील के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो ए दिया है, तो पहला क्या दिया लोकटक झील के संबंध में कि यह मीठे पानी की झील है और स्थित कहाँ पे है, तो मेघालय में स्थित बता रहा है, कहाँ पे, मेघालय में स्थित है। दूसरा क्या है, इस झील में केबुल लामजाओ नाम से तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो लोकटक झील में क्या है, केबुल लामजाओ नाम से तैरता हुआ एक नेशनल पार्क है। और तीसरा है, यह हिमानी निर्मित झील है। तो इसमें से हमें कौन सा बताना है, असत्य कथन का चयन करना है। तो कौन सा कथन चुनना है हमें, असत्य कथन चुनना है। तो ए है केवल 1 2, बी केवल 3, सी 1 और 3, डी 2 और 3। तो इसमें हमको क्या चुनना है, असत्य कथन चुनना है। तो असत्य कथन इसमें से हो गया क्या, पहला और तीसरा। मतलब पहला क्या है, यहाँ पे दिया है मेघालय, तो ये असत्य कथन है। और दूसरा यह हिमानी झील, हिमानी से निर्मित झील है। तो मेघालय में नहीं बल्कि कहाँ पे, लोकटक झील मणिपुर में है। तो लोकटक झील मणिपुर में है, ये आप सबको पता होगा। आगे और एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या दिया इसके।
तो जो लोकटक झील है कहाँ पे, मणिपुर में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसमें स्थित है, ये सही कथन था। और यह एक स्पंदनशील झील है, मतलब यह एक स्पंदनशील झील है, ना कि इसका निर्माण किससे हुआ था, जो उसमें दिया था क्वेश्चन में वो गलत है। और यह मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। कहाँ स्थित, मणिपुर में, भारत की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसी में है। और यह एक स्पंदनशील है, मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है। कौन सी, लोकटक झील। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 19वें नंबर के क्वेश्चन में। 19वां नंबर का जो क्वेश्चन हमारा दिया है, इसमें राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं और उनकी नदियां दी गई। तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान से संबंध है किस नदी का, तो ये देखते हैं। पहला जो दिया है इसमें क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ से, गंगा नदी के संबंध है। सही सुमेलित हमको देखना है। पहला क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क गंगा नदी दिया है। पन्ना टाइगर रिजर्व केन नदी दिया है। पिन वैली नेशनल पार्क स्पीति नदी दिया है। और नामेरी टाइगर रिजर्व डिब्रू नदी दिया है। तो इसमें देखना है कि क्या राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन देखते हैं, केवल 1 और 2, ए में, बी में 2 और 3, सी में 1 3 4 या डी में 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 19वें का। 19वें का राइट आंसर जो होगा क्या होगा, दूसरा और तीसरा जो है, पन्ना टाइगर रिजर्व और पिन वैली, ये कहाँ है, ये दोनों सही है, दूसरा और तीसरा। और पहला और चौथा गलत है। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। उत्तराखंड में जो स्थित है क्या, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो पहले ही ध्यान में रख लीजिएगा कहाँ उत्तराखंड में स्थित है, सबको पता होगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। स्थापना बंगाल टाइगर के संरक्षण हेतु 1973 में की गई थी। यहाँ रामगंगा जलाशय के तट पर स्थित है, गंगा नहीं, रामगंगा जलाशय के तट पर स्थित है, ध्यान में रखिएगा, ना कि गंगा। इसमें कौन से घने पर्णपाती वन पाए जाते हैं, और जिसमें मुख्य रूप से कौन से वन हो गए, साल हो गया, पीपल हो गया और आम का वृक्ष हो गया। ये आम और पीपल और साल के वृक्ष को कौन से वन की कैटेगरी में रखा गया है, तो पर्णपाती वन की कैटेगरी में रखा गया है। इसमें मुख्य रूप से कौन से जीव पाए जाते हैं, तो बंगाल टाइगर पाया जाता है, हाथी, तेंदुआ, काकड़, काकड़ को मतलब बार्किंग डियर भी कहते हैं, लोकल भाषा में कांकड़ कहते हैं, और सांभर हिरण, ये सब पाए जाते हैं किसमें, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो ध्यान क्या क्या रखना है ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से संबंध में उत्तराखंड में है, रामगंगा जलाशय के तट पर स्थित है, उसमें दिया था गंगा, साल, पीपल, आम के जो पर्णपाती वन है यहाँ पे पाए जाते हैं। पाए जाने वाले जीव कौन से हैं, बंगाल टाइगर, हाथी, तेंदुआ, बार्किंग डियर और सांभर डियर। तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्या, मध्य प्रदेश में जो अवस्थित है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये ध्यान में रखिएगा, पहली बात तो मध्य प्रदेश में स्थित है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये कौन सी नदी पर स्थित है, तो केन नदी पे। कौन सी नदी पर, केन नदी। केन नदी के जलग्रहण के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये ध्यान में रखिएगा, जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है कौन सी नदी के जलग्रहण का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो केन नदी का। यहाँ पर भी जगह जगह पर्णपाती वन मौजूद हैं, और प्रमुख जीवों में यहाँ कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, सांभर, स्लॉथ बियर, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मध्य प्रदेश के पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। साथ ही बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में से एक बाघ को 2012 में पन्ना टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया था, क्योंकि क्या हुआ था, इस रिजर्व में कोई बाघ नहीं बचा था। तीसरा है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में देख लेते हैं। पहले तो ध्यान में रखिएगा, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश में। तो पिन वैली कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, ये ध्यान में रखिएगा। और शीत मरुस्थल है, तो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान एक तरह का शीत मरुस्थल है, कोल्ड डिजर्ट है, और ये कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह स्पीति नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ और पिन नदी स्पीति नदी में मिल जाती है। तो कौन सी नदी किनारे स्थित है, तो स्पीति नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ पे जो पिन नदी है फिर जाके स्पीति नदी में मिल जाती है। इस पार्क की ऊंचाई लगभग 3500 मीटर से लेकर 6000 मीटर से भी अधिक है। तो ये जो पार्क है कहाँ पे, 3500 मीटर से लेकर 6000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई है इसकी। वनस्पति घनत्व में हिमालय के देवदार के अल्पाइन वृक्ष और उपवन शामिल हैं। तो वनस्पतियाँ कौन सी पाई जाती है, तो हिमालय के देवदार और देवदार के अल्पाइन वन क्षेत्र और उपवन शामिल हैं। जीवों में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो स्नो लेपर्ड पाया जाता है, हिमालयन आइबेक्स, इसे साइबेरियन आइबेक्स के रूप में भी जाना जाता है, तो शामिल है इसमें। तो ध्यान क्या रखना है, पिन वैली कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, शीत मरुस्थल में इसको कहते हैं, स्पीति नदी के किनारे स्थित है, स्पीति नदी में मिल जाती है आगे जाके पिन नदी। देवदार के अल्पाइन वृक्ष और उपवन शामिल है इसमें। हिम तेंदुआ और हिमालयन आइबेक्स पाया जाता है, जिसको साइबेरियन आइबेक्स के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, नामेरी टाइगर रिजर्व। नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो नामेरी टाइगर रिजर्व स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। तो पिन वैली हिमाचल में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया पन्ना टाइगर रिजर्व, और उत्तराखंड में हो गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पे हो गया, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है नामेरी टाइगर रिजर्व, और इस अरुणाचल के पक्के टाइगर रिजर्व के स्थान पर
के साथ अपनी उत्तरी सीमा साझा करता है। जो नामेरी टाइगर रिजर्व है अरुणाचल में एक पड़ता है, कौन सा, पक्के टाइगर रिजर्व, तो उसके साथ ही अपनी सीमा साझा करता है, उत्तरी सीमा जो इसकी लगती है। और कामेंग नदी इस पार्क से होकर गुजरती है। कौन सी नदी होकर गुजरती है इस पार्क से, तो कामेंग नदी इस नदी से इस पार्क से होकर गुजरती है। इसमें प्रमुख जीव कौन कौन से पाए जाते हैं, तो बाघ है, तेंदुआ है, हॉक डियर है, सांभर है, ढोल है, गौर है, क्लाउडेड लेपर्ड है और काकड़ है, बार्किंग डियर है। तो इसमें ध्यान क्या क्या रखना है, नामेरी टाइगर रिजर्व में पहले तो अरुणाचल प्रदेश में ये स्थित है और इसकी उत्तरी सीमा लगती है किसके साथ, तो पक्के टाइगर रिजर्व के साथ इसकी उत्तरी सीमा लगती है। कामेंग जो नदी है इस पार्क से होकर गुजरती है। यहाँ पे पाए जाने वाले जीव जो हैं उसमें बाघ है, तेंदुआ है, क्लाउडेड लिपर्ड है, ढोल है जो एशियाई जंगली कुत्ता जिसको कहते हैं, सांबर है, बार्किंग डियर है, ये सब कौन से यहाँ पे जीव पाए जाते हैं। बढ़ते हैं 20वें नंबर के क्वेश्चन पे, देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है 20वें नंबर के क्वेश्चन में। तो प्रायद्वीपी पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है हमको। तो प्रायद्वीपी पठार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है कथन। पहला दिया, यह भारत के प्राचीनतम और सर्वाधिक स्थिर भूभागों में से एक है। दूसरा है, पठार की ऊंचाई पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। तीसरा है, पठार के पूर्वी भाग में प्रचुर मात्रा में काली मृदा पाई जाती है। तो क्या पठार के पूर्वी भाग में प्रचुर मात्रा में काली मृदा पाई जाती है, या फिर इसकी जो ऊंचाई है पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है, या फिर यह प्राचीनतम या सर्वाधिक स्थिर भूभागों में से एक है। तो सही कथन का चयन करना है। ए दिया 2 3, बी दिया 1 2, सी दिया केवल 1, डी ना तो 1, डी दिया 1 2 3 तीनों सही है। तो 20वें का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 20वें का राइट आंसर होगा सी केवल 1। तो इसमें केवल पहला कथन सही है, बाकी देख लेते हैं दूसरा और तीसरा कथन क्यों नहीं सही है। तो बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन में, देखते हैं। व्याख्या में यहाँ दिया हुआ है, जो भारत के प्रायद्वीपी पठार को प्रायद्वीपी भारत का पठार भी कहा जाता है, या सबसे बड़ा भाग इसका कौन सा है, दक्कन का पठार है। तो इसके जो सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा, दक्कन के पठार के रूप में जाना जाता है प्रायद्वीपी भारत के पठार का, जिसमें देश के दक्षिणी भाग का अधिकांश भाग शामिल है। यह पठार उत्तर में कितना है, 100 मीटर ऊंचा है और दक्षिण में इसकी ऊंचाई 1000 मीटर है। तो ये पूर्व से पश्चिम नहीं है, बल्कि उत्तर से नॉर्थ से जब साउथ की ओर बढ़ेंगे तब इसकी ऊंचाई में बढ़ोतरी होती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसीलिए दूसरा कथन वहाँ गलत हो जाएगा। और आगे क्या दिया है कि इस प्रकार यह भारतीय उपमहाद्वीप के समुद्री तट के प्रसिद्ध डाउनहिल मूविंग त्रिकोण में स्थित एक ऊंचे त्रिकोण का निर्माण करता है। यह भारत के प्राचीनतम और सर्वाधिक स्थिर भूभागों में से एक है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ और पश्चिम में गिर पर्वत श्रेणी, दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपी पठार की बाह्य सीमा बनाती हैं। तो इसकी बाह्य सीमा कौन कौन सी बनाती हैं, तो उत्तर पश्चिम में बाह्य सीमा बनाता है दिल्ली कटक जो अरावली का विस्तार है, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ इसका बनाती हैं सीमा, पश्चिम में गिर पर्वत श्रेणी, दक्षिण में इलायची की पहाड़ियाँ इसकी कौन सी सीमाएं बनाती हैं, बाह्य की, प्रायद्वीपी पठार की। आगे दिया है, हालांकि इसका विस्तार पूर्वोत्तर में शिलांग और कार्बी एंगलोंग पठार के रूप में भी देखा जा सकता है। तो इसका जो विस्तार है प्रायद्वीपी पठार का, इसका विस्तार हम पूर्वोत्तर में शिलांग और कार्बी एंगलोंग पठार के रूप में भी देखा जा सकता है। प्रायद्वीपी भारत अनेक पठारों जैसे हजारीबाग पठार, पलामू पठार, रांची पठार, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार, कर्नाटक पठार आदि से मिलकर बना हुआ है। जो हमारा प्रायद्वीपी भारत है वो बहुत सारे पठारों से मिलकर बना हुआ है। कुछ नाम दिए, हजारीबाग, पलामू, रांची, मालवा, कोयम्बटूर, कर्नाटक पठार। पठार की सामान्य ऊंचाई जो है हमारी उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर है। कहाँ से, जो अपने हमारे पठार है उसकी समानता ऊंचाई किधर से, पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो नदियों के प्रवाह के प्रतिरूप को भी सिद्ध करता है। तो इसलिए दूसरा कथन गलत है। तो यहाँ पे क्या दिया है, पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी लंबाई बढ़ती है, उसमें क्या दिया था, पूर्व से पश्चिम, तो इसलिए भी दूसरा कथन गलत हो जाता है। आगे देखते हैं क्या है। इस प्रायद्वीप पठार के अनेक भूस्थान वन निमज्जन, भ्रंश और विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती चरण से गुजरे हैं। जो प्रायद्वीपी पठार है इसके अनेक जो भूस्थान, निमज्जन, भ्रंश, विभंग निर्माण प्रक्रिया से अनेक पुनरावर्ती चरण से यह गुजरा है प्रायद्वीपी पठार। पठार के पश्चिमी और उत्तरी भाग कौन से, पठार के पश्चिमी और उत्तरी भाग में काली मृदा की प्रचुर उपस्थिति है, ना कि पूर्वी भाग में। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, पूर्वी भाग में काली मृदा की प्रचुरता है, तो पूर्वी भाग में नहीं बल्कि कहाँ पे है, पश्चिमी भाग में। तो इसलिए तीसरा का ऑप्शन भी गलत हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, 21वां नंबर। 21वें नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। तो इसमें दिया है, नदियों द्वारा डेल्टा के निर्माण और विकास के लिए कुछ दशाएं आवश्यक होती हैं। जो नदियां डेल्टा बनाती हैं और उसका विकास होता है वहाँ पे, तो उसके लिए कुछ दशाएं आवश्यक होती हैं। तो इस संदर्भ में क्या है कि डेल्टा के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा अनुकूल है। तो बताना हमको, अगर डेल्टा का निर्माण होना किसी क्षेत्र में तो उसके लिए कौन सी दशाएं अनुकूल हैं। तो पहला क्या है, लंबी नदी के मुहाने पर उथला समुद्र, या डेल्टा वहीं बनेगा जहाँ नदी के मुहाने पर उथला समुद्र
पहला दिया है, दूसरा है लंबी नदी हो, तीसरा क्या है नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में उच्च अपरदन हो। तो अपरदन अच्छा खासा होना चाहिए, लंबी नदी होनी चाहिए और मुहाने पे उथला समुद्र होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या है। ए है केवल एक, बी है एक दो, सी है दो तीन, डी एक दो तीन। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा किस नंबर के क्वेश्चन का, इसका जो राइट आंसर होगा एक दो तीन। जो पहला भी सही है, नदी के मुहाने पर उथला समुद्र होना चाहिए। दूसरा, नदी की जो लंबाई है वो काफ़ी लंबी होनी चाहिए और नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वहाँ पे अच्छा खासा अपर्दन होना चाहिए, तभी जाके वो सेडिमेंट जो है मुहाने पे छोड़ती है और वहाँ पे क्या बनता है, डेल्टा का निर्माण चालू होता है। तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दिया है इसके। एक्सप्लेनेशन में दिया है डेल्टा जो है किसी नदी के मुहाने पर जहाँ नदी समुद्र, झील, महासागर जैसे जलीय निकायों से मिलती है बनी एक भू आकृति होती है। इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार होता है। जो डेल्टा है उसका आकार कैसा होता है, लगभग त्रिभुजाकार होता है। डेल्टाओं का विस्तार कुछ वर्ग किलोमीटर से लेकर कुछ हजारों वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है और गंगा का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा नहीं, बेसिकली इसको गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहते हैं। जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये त्रिभुजा आकार का होता है सामान्यतः। तो ये चीज़ देख लीजिए। आगे क्या है, डेल्टा के निर्माण की जो आदर्श दशाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। अगर डेल्टा किसी क्षेत्र में निर्माण होना है नदियों के द्वारा तो उसकी आदर्श दशाएं कौन सी हैं देख लेते हैं। पहला तो उथला समुद्र का क्षेत्र होना चाहिए। गहरे समुद्र के परिणाम स्वरूप अवसाद समुद्र के नितल में निक्षेपित हो सकते हैं जिससे डेल्टा का निर्माण बाधित होता है। तो गहरा समुद्र अगर होगा, जैसे कोई नदी समुद्र में जाके मिलती है और अगर वहाँ पे गहराई है तो जितना भी उसका अवसाद होगा सीधे समुद्र के उसमें चला जाएगा, तलहटी में। तो इसलिए उथला समुद्र होना जरूरी है। दूसरा क्या है दिया है, लंबी नदी होनी चाहिए। नदी जितनी लंबी होती है उसके द्वारा अपने जल ग्रहण क्षेत्र से अधिक अवसाद लाने और उनके मुहाने के समीप निक्षेपित करने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। अगर ज़्यादा लंबी नदी होगी तो लंबे दूर दूर के स्थानों से वो क्या करेगी, अवसादों को अपने साथ लेके आएगी और जो मुहाना होता है नदी का वहाँ पर निक्षेपित करने की संभावना अधिक हो जाती है। नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में उच्च अपरदन, जो भी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है वहाँ पे अपरदन होना चाहिए ठीक ठाक। तो उच्च अपरदन के कारण नदी क्या करती है, अपनी धारा में अधिक अवसाद को वहन करती है जिससे डेल्टा का निर्माण में सहायता मिलती है। आगे क्या है, अवसादों का मध्यम आकार होना। यदि अवसाद छोटे होते हैं तो वे निलंबित अवस्था में समुद्र में परिवाहित हो जाते हैं। यदि अवसाद बड़े होते हैं तो वे शीघ्र ही समुद्र के तल पर स्थिर हो जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। नदी के मुहाने पर समुद्र जल का शांत होना चाहिए ताकि समुद्र की धाराएं नदी द्वारा लाए गए अवसादों को दूर तक ना ले जाए, जिससे वहाँ पे क्या होगा, जो डेल्टा होगा उसका निर्माण बाधित होगा। विवर्तनिकी गतिविधि के कारण निमज्जन और उत्थान के बिना समुद्री तट की स्थिर स्थिति एक अन्य अनुकूल दशा होती है। किसके लिए, डेल्टा निर्माण के लिए। तो बढ़ते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22वें नंबर के क्वेश्चन में दिया है कुछ खदानें दी गई हैं और राज्य दिए गए हैं, तो इनको मिलान करना, मिलान नहीं करना सॉरी, इनमें बताना है कि कौन सा मिलान सही है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ए है तालचेर को बताया गया उड़ीसा में, बी है कोरबा झारखंड में, सी नेवेली तमिलनाडु, या डी जो चौथा है वो क्या है, नामफुक असम में। तो 22वें का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है केवल 1 4, बी है केवल 2 4, सी है 1 3, डी है 2 और 3। तो इसमें हमको क्या बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें मिलान सही है। तो इसमें देखते हैं इसका राइट आंसर जो होगा 22वें का वो कौन सा होगा। पहला और जो तीसरा है वो कौन से सही मिले हुए हैं। तो तालचेर जो है वो कहाँ पड़ेगा, उड़ीसा राज्य में कोयले खदान पड़ेगी, और नेवेली जो कोयला की खदान है वो कहाँ पड़ेगी, तमिलनाडु में पड़ेगी। बाकी आगे एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि कोरबा और नामफुक जो है वो कहाँ कहाँ पड़ेगा। तो तालचेर कोयला की खदान जो है भारत के उड़ीसा राज्य में क्या कौन से जिले में, अंगुल जिले में अवस्थित है। तो तालचेर कोयला की खदान जो है भारत के कहाँ पे, उड़ीसा राज्य के अंगुल जिले में अवस्थित है। कहाँ पे, अंगुल जिले में उपस्थित है, उड़ीसा राज्य के। और यहाँ पे 61.83 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली खदानों का नेटवर्क है। ये जो है जिले में अवस्थित जो खदान है इसमें क्या 61.83 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली खदान नेटवर्क है, जिसका प्रबंधन कौन करता है। तो कोल इंडिया की सहायता की एक सहायक कंपनी कौन सी, महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा इसका किया जाता है। जो तालचेर की कोयला खदान है, पहली बात तो ये क्या है, साल भर में कितना 61.83 मिलियन टन के आसपास इसकी क्षमता है। तालचेर की कोयला खदान की उपस्थिति इसकी कहाँ है, तो भारत के उड़ीसा राज्य के अंगुल जिले में है। और इसको मतलब प्रबंधक कौन करता है, कौन सी कंपनी इसको देख रेख करती है, तो महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड है, जो कि इसकी सहायक कंपनी है, कोल इंडिया की सहायक कंपनी है। आगे दिया तालचेर से कोयला की आपूर्ति दक्षिणी और पश्चिमी भारतीय राज्यों में विद्युत उत्पादन के लिए की जाती है। जो भी तालचेर से कोयला का उत्पादन होता है, जो लगभग बताया गया 61.83 मिलियन टन प्रति वर्ष के आसपास, तो उसका उपयोग कहाँ होता है, दक्षिणी और पश्चिमी भारतीय राज्यों में विद्युत उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। केंद्र सरकार
और उड़ीसा सरकार वर्तमान में पारादीप बंदरगाह और तालचेर के मध्य रेलवे लाइनों को विकसित करने की दिशा में कार्यरत है, ताकि समुद्री मार्ग से अन्य राज्यों में कोयला के परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके। तो क्या बता रहा है, केंद्र सरकार और उड़ीसा का सरकार है, उन दोनों ने क्या किया, वर्तमान में पारादीप बंदरगाह और तालचेर जो एरिया पड़ता है उसके मध्य रेलवे लाइन विकसित करने की दिशा में कार्यरत हैं ये दोनों। तो ये क्या है, इससे क्या होगा कि जो समुद्र मार्ग से अन्य राज्यों में कोयला के परिवहन को बढ़ावा मिल सकेगा। आगे दिया, रामपुर जो है उड़ीसा राज्य की एक अन्य महत्वपूर्ण कोयला खदान है। तो उड़ीसा में एक और कोयला खदान है, कौन सी, रामपुर पड़ती है। तो रामपुर उड़ीसा में एक अन्य कोयले की खदान है। आगे क्या है, कोरबा कोयला खदान है भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा कोयला क्षेत्र में अवस्थित 83 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली खदानों का नेटवर्क है। जो कोरबा की कोयला खदानें हैं वो कहाँ पे, भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा कोयला क्षेत्र में अवस्थित है। इनकी उत्पादन क्षमता कितनी, तो 83 मिलियन टन प्रति वर्ष। आगे देखते हैं क्या है, 83 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली जो खदान है ये, इसका स्वामित्व किसके पास है, तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, किसके पास है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पास इसका स्वामित्व है। और ये स्वामित्व वाली जो कंपनी है किसकी सहायक कंपनी है, तो कोल इंडिया की सहायक कंपनी है। आगे क्या है, नेवेली तमिलनाडु के कुड्डालोर, कौन सा, कुड्डालोर जो जिला है कुड्डालोर, उसमें अवस्थित एक खनन और विद्युत उत्पादन टाउनशिप उपनगर है। जो नेवेली है वो कहाँ पे, तमिलनाडु में के कुड्डालोर जिले में उपस्थित एक खनन और विद्युत उत्पादन टाउनशिप उपनगर है, इसलिए तीसरा युग्म सही सुमेलित है। आगे देखते हैं क्या है, तमिलनाडु में उत्पादित होने वाली तापी विद्युत का एक बड़ा भाग कौन सा, नेवेली से आता है। जो तमिलनाडु में उत्पादित होता है कौन सा, तापी विद्युत का एक बड़ा भाग कहाँ से आता है, नेवेली से आता है। या नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित होता है। तो ये किसके द्वारा संचालित होता है, तो नाम में ही नेवेली लिखा हुआ है इस कंपनी के। तो नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा ये संचालित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, टर्सरी और तृतीयक या टर्सरी कोयला जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड में पाया जाता है। नामफुक कोयला खदानें कहाँ पे, अरुणाचल के चांगलांग जिले में अवस्थित है। तो इसलिए चौथा कथन वहाँ पे गलत हो जाता है। तो नामफुक कहाँ पे स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो नामफुक कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के कौन से जिले में, तो चांगलांग जिले में अवस्थित कौन सी एकमात्र कोयला खदान है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसलिए चौथा जो युग में है वो वहाँ पे गलत दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, आगे भी इसमें कुछ दिया हुआ है, देख लेते हैं इसको। तो आगे एक्सप्लेनेशन में कुछ और दिया कि उच्चतम न्यायालय ने क्या किया था, 2019 में इस क्षेत्र में खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ पे क्या किया, प्रतिबंध को हटा लिए जाने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इस क्षेत्र में 7 वर्ष पश्चात कोयला खनन पुनः शुरू हो गया। तो उच्चतम न्यायालय ने 2019 में से पहले वहाँ पे क्या लगा था, प्रतिबंध लगा हुआ था, फिर उस प्रतिबंध को हटा लिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद यहाँ पे कोयला खनन का फिर से कार्य शुरू हो गया। तो ये मैप दिया गया, इसमें देख लीजिएगा कौन सा क्षेत्र, जैसे लोकेशन दी गई है इसमें, तो देख लीजिएगा कौन सा क्षेत्र कहाँ पे स्थित है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 23वां नंबर का क्वेश्चन। 23वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ए है, माटो ग्रोसो पठार या ब्राज़ील के पठार का भाग है। ब्राज़ील के पठार से साओ फ्रांसिस्को नदी निकलती है। बोलीविया के पठार पर टीटी का जो झील है वो स्थित है। तो कौन सा सही कूट है ये बताना है, केवल 1, केवल 2, 3, केवल 2, 1, 2, 3। 23वें का हमें आंसर बताना है। तो 23वें का जो आंसर होगा क्या होगा, डी है। जो तीनों के तीनों कथन है वो कौन से सही हैं। तो माटो ग्रोसो पठार जो है ब्राज़ील का एक पठार है। ब्राज़ील के पठार जो है उससे कौन सी नदी निकलती है, तो साओ फ्रांसिस्को नदी निकलती है। और बोलीविया के पठार पर कौन सा, टीटीकाका जो झील है वो स्थित है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं और आगे क्या दिया है। कथन सारे सही हैं, तो ये हमने देख लिया। ब्राज़ील का पठार जो है विश्व का सबसे पुराने भूभागों में एक शील्ड का उदाहरण है। जो ब्राज़ील का पठार है वो सबसे पुराने भूभागों में एक शील्ड का उदाहरण है और ब्राज़ील के लगभग आधे क्षेत्र तक में विस्तृत है। कौन सा, ये ब्राज़ील का पठार। मुख्यतः खनिज यहाँ कौन सा पाया जाता है, तो लौह अयस्क कौन सा, आयरन और यहाँ पे पाया जाता है। तो आयरन और यहाँ मुख्यतः पाया जाता है। आगे दिया है, मोटोग्रासी पठार इसी का भाग है। इस पठार से नदियाँ कौन सी निकलती है, तो साओ फ्रांसिस्को निकलती है, पराना नदी निकलती है। तो कौन कौन सी 2 नदियाँ निकलती है, साओ फ्रांसिस्को और पराना नदी इसी पठार से निकलती है। कौन से पठार से, तो ब्राज़ील के पठार से, ये ध्यान में रखिएगा। जल विद्युत उत्पादन और जैव विविधता की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है पठार, ब्राज़ील का पठार। आगे देखते हैं बोलीविया पठार। यह अंतः पर्वतीय पठार है। कौन सा, किस तरह का पठार है, यह अंतः पर्वतीय पठार है। शुष्क परिस्थितियाँ यहाँ पाई जाती हैं। इस पठार पर मीठे पानी की जो झील है कौन सी, टीटीकाका स्थित है। तो टीटीकाका किस तरह की झील है, तो मीठे पानी की झील है, ये ध्यान में रखिएगा। और कहाँ स्थित है, तो बोलीविया के पठार पर स्थित है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। और पेरू तथा बोलीविया के सीमा क्षेत्र पर स्थित है। कौन सी, टीटीकाका झील।
विश्व की सबसे ऊंची नौकायान उपयुक्त झील है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि विश्व की सबसे ऊंची स्थित नौकायान झील कौन सी है, तो टीटीकाका झील है, जो कहाँ पर स्थित है, पेरू और बोलीविया की सीमा में स्थित है, और ये बोलीविया के पठार पर पाई जाती है। आगे क्या है, ज्वालामुखी पठार खनिज टिन प्लस बोलीविया की राजधानी लापाज जो है स्थित है, और विश्व की सबसे ऊंची राजधानी भी है। तो बोलीविया के पठार में बोलीविया की राजधानी लापाज भी स्थित है। यहाँ ज्वालामुखी पठार और खनिज टिन के लिए भी प्रसिद्ध है इसलिए। और जो लापाज है विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, मतलब सबसे ऊंचाई पर स्थित, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है कौन सी, लापाज राजधानी, जो बोलीविया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, नेक्स्ट है झीलें दी गई हैं और उनकी स्थिति दी गई है, तो इनको मिलान करना है। तो झील और स्थिति दिया गया, उनको मिलान करना है। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें टोबा झील जो है वो कहाँ स्थित है, तो टोबा झील है इंडोनेशिया में। तो टोबा झील की स्थिति कहाँ है, इंडोनेशिया में। टोबा झील की स्थिति कहाँ है, इंडोनेशिया, सॉरी एक सेकेंड, इसमें क्या करना है, मिलान करना है। तो देखते हैं क्या राइट आंसर है। तो टोबा झील जो है वो कहाँ स्थित है, टोबा झील जो है उसकी स्थिति है, टोबा झील की स्थिति है इसमें इंडोनेशिया में। और जो तोनले सैप झील है वो कहाँ पर स्थित है, तो तोनले सैप झील इसकी स्थिति है कंबोडिया में। बीवा झील की स्थिति कहाँ पे है, तो बीवा झील कहाँ पे स्थित होती है, तो बीवा झील की स्थिति है जापान में ही। और बालखस झील, तो बालखस झील कहाँ, कजाकिस्तान में। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा क्या, सी। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। टोबा झील इंडोनेशिया में स्थित है और विश्व की सबसे बड़ी झील है। बलकाश झील कजाकिस्तान में मीठे पानी की झील है। बीवा झील जापान में स्थित है। और तोले सरपे झील जो है कहाँ, कंबोडिया में स्थित है। तो देख लीजिएगा इसमें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये विश्व की सबसे बड़ी झील, इसको काट दीजिएगा, गलत लिखा हुआ। विश्व की सबसे बड़ी झील लेक विक्टोरिया है, सादे मीठे पानी की और अलग अलग तरह से अलग अलग कैटेगरी में बड़ी झीलें हैं। तो इसमें केवल लिखा है टोबा झील जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है, गलत दिया। बढ़ते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 25वें नंबर क्वेश्चन पे। तो टोबा झील जो है विश्व की सबसे बड़ी झील यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे गलत दिया पता है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी कौन सी, ज्वालामुखी झील है। तो यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी झील दे दिया है। तो आगे इसमें लिखना भूल गए, वे विश्व की सबसे बड़ी कौन सी, ज्वालामुखी झील है। तो ये ध्यान में रखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी कौन सी, ज्वालामुखी झील है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे जो बालकाश झील और बाकी की लोकेशन देख ली हमने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 25वें नंबर के क्वेश्चन पे। तो 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो इरावदी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इरावदी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या दिया, यह नदी दक्षिण चीन सागर में गिरती है। दूसरा है यह म्यांमार की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। तीसरा है यह नदी का उद्गम जो है तिब्बत के पठार से होता है। चुनना क्या है, हमें असत्य कथन चुनना है इसमें। तो ऑप्शन देखते हैं, ए है कि 1 और 2, बी है 2 3, सी है 1 3, डी उपयुक्त सभी। तो 25वें का राइट आंसर क्या होगा, 25वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पहला और तीसरा। तो ये दूसरा गलत है। तो इरावदी नदी कहाँ है, दक्षिण चीन सागर में गिरती है और इस नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो तिब्बत के पठार से इसका उद्गम होता है। तो ये है 25वां नंबर के क्वेश्चन। इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या दिया हुआ एक्सप्लेनेशन में। तो इसकी जो इरावदी नदी उद्गम स्थल देख लिया हमने, हिमालय की विभिन्न धाराओं से होता है। या नदी कहाँ गिरती है, अंडमान निकोबार में। तो वहाँ गलत दिया है, तो गलत हमको वहाँ चूज ही करना था। उद्गम हिमालय से हो गया। और नदी कहाँ गिरती है, अंडमान सागर में गिरती है और म्यांमार की सबसे प्रमुख है और लंबी नदी है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो हमने ये देख लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 26वां नंबर क्वेश्चन। तो 26वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से 4 देशों की राजधानी कौन सी हैं, ऐसी 4 देश जिनकी राजधानी डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। तो 4 देश के नाम दिए गए, इनमें कौन सी राजधानी है जो डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है, ये पूछ रहा है 26वां नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ए है क्या वियना, बर्लिन, बुडापेस्ट, वार्सा। बी है प्राग, वार्सा, ब्रातिस्लावा, बेलग्रेड। सी है बेलग्रेड, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट, वियना। और डी है ब्रातिस्लावा, वेटिकन, रोम या बुडापेस्ट। तो डैन्यूब नदी के किनारे कौन से ऐसे हैं जो स्थित हैं इनमें से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें बेलग्रेड हो गया, ब्रातिस्लावा हो गया, बुडापेस्ट हो गया और वियना जो है डैन्यूब नदी के किनारे स्थित देशों की 4 देशों की राजधानियां हैं ये। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या है। बेलग्रेड किसकी राजधानी है, तो ये सर्बिया की राजधानी है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी, वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी है। और बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। और डैन्यूब नदी जो है सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी है। डैन्यूब नदी 10 देश और 4 देशों की राजधानी के किनारों से गुजरती है।
तो ये डन्यूब नदी सर्वाधिक देशों से गुजरने वाली नदी है। ये कम से कम 10 देश से गुजरती है और उन 10 देशों में जो 4 राजधानी है उनकी, उनमें के किनारे से गुजरती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन। 27वें नंबर के क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या है। चार झील कौन कौन से देशों से सीमा क्षेत्र पर स्थित है। जो चार झील है कौन कौन से देशों की सीमा पर स्थित है, तो ये देखना है। ए है नाइजीरिया, चार्ट कैमरून, बी है नाइजीरिया, चार्ट कैमरून, सी है क्या नाइजर तथा चार्ट, और डी है नाइजीरिया, नाइजर, चार्ट तथा कैमरून। तो कौन कौन से देशों की सीमा क्षेत्र पर स्थित है चार झील, तो इसका राइट आंसर होगा 27वें नंबर का नाइजीरिया, नाइजर, चार्ट, कैमरून। इनके इनकी देशों की सीमा क्षेत्रों पर स्थित है कौन सी झील, तो चार झील। देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है 27वें नंबर के। तो ये दिया है लोकेशन कौन सी, ये हो गया कैमरून का एरिया, ये हो गया नाइजीरिया, ये नाइमी, नाइजर, चार्ट। तो ये इस एरिया में स्थित है और इन चारों इन जितने भी एरिया दिए गए इनसे कौन सी झील निकलती है, तो ये हमने देख लिया कि जो अपनी चार झील है वो इन चार क्षेत्रों के साथ, चार देशों के साथ सीमा साझा करती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एम एफ हाइड्रा से आप क्या समझते हैं। 28वें नंबर क्वेश्चन क्या है, एम एफ हाइड्रा से आप क्या समझते हैं। तो ऑप्शन ए है हाइड्रोजन संचालित पनडुब्बी या विमान वाहक पोत या हाइड्रोजन संचालित नौका या एक परमाणु संयंत्र। तो एम एफ हाइड्रा से हम क्या समझते हैं आप, तो इसका राइट आंसर जो होगा 28वें का राइट आंसर होगा क्या, ये एक हाइड्रोजन संचालित नौका है। कौन सी, एम एफ हाइड्रा। एम एफ हाइड्रा जो है कौन सी हाइड्रोजन संचालित नौका है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 29वें नंबर क्वेश्चन पे। 29वां नंबर का क्वेश्चन क्या है, एससीओ के बारे में सत्य कथन का चयन करना है हमको। तो एससीओ के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन का चयन करने में क्या तीन कथन दिए हैं। तो पहला कथन है इसकी स्थापना कब हुई एससीओ की, तो संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई, 2006 में लिखा हुआ है। संघाई सहयोग संगठन में शामिल होने वाला जो नवीनतम देश है वो कौन सा है, मलेशिया है। इस सदस्य देश भारत और पाकिस्तान 2016 में पूर्ण सदस्य बने। जो इसके सदस्य देश हैं कौन से, भारत और पाकिस्तान, ये बता रहा 2016 में इसके पूर्ण सदस्य बने। ऑप्शन ए है केवल 2, बी है 1 और 3, सी है केवल 3 और डी है क्या 1 और 2। तो इसमें हमको एससीओ के बारे में सही कथन बताना है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। 29वें का जो राइट आंसर है क्या है, केवल तीसरा सही है कि इसके सदस्य देश जो भारत और पाकिस्तान ने 2016 में इसके पूर्ण सदस्य बने। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। और तो एक्सप्लेनेशन में आगे दिया है क्या कि एससीओ का गठन कब हुआ था, तो 2001 में हुआ था, ना कि उसमें दिया है 2006 में। तो 2001 में इसका गठन हुआ था और इसके 8 सदस्य हैं कौन कौन से, चीन है एससीओ का सदस्य, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रशिया है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान। तो कौन कौन से 8 सदस्य हैं, पाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है। और उसके साथ ही चीन और रूस और भारत को जोड़ लीजिएगा। बाकी जितने भी तान हैं वो लगभग इसी में जुड़े हुए हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में है। 2016 में भारत पाकिस्तान इसके पूर्ण सदस्य बने थे और हाल ही में ईरान को आधिकारिक तौर पर इसका क्या किया गया, पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। तो हाल ही में कौन जुड़ा है इसका, तो ईरान पूर्ण आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में जुड़ गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं 30वां क्वेश्चन। तो 30वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि विजडन क्रिकेटर्स अलमैक के 2023 के संस्करण में क्रिकेट ऑफ द ईयर से नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। तो क्या है, विजडन क्रिकेटर्स अलमैक में 23 जो 2023 का संस्करण था उसमें पूछ रहा है क्रिकेट ऑफ द ईयर से नामित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो ऑप्शन इसमें दिया है, ए है मिताली राज, बी है स्मृति मंदाना, सी हरमनप्रीत कौर या डी शेफाली वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हरमनप्रीत कौर जो है वो किस लिए किसमें क्रिकेट ऑफ द ईयर के नाम से नामित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है। और ये कौन सा, विजडन क्रिकेटर अलमैक 2023 के संस्करण में। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 31 नंबर का क्वेश्चन। तो 31वां क्वेश्चन क्या है, हाल ही में इसरो ने PSLV C55 ये रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल है कौन सा इसरो का, PSLV C55 किस देश के पूछ रहा है, टेलियोस 2 और ल्यूमिनलाइट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। तो पूछ रहा है कौन से देश के उपग्रहों को किसमें अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक इनको स्थापित किया गया है, किस कौन से लॉन्चिंग व्हीकल से, तो PSLV C55 से। जो उपग्रह हैं दो, इनका नाम है टेलियोस 2 और ल्यूमिनलाइट 2। तो कौन से देश के हैं ये, तो ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी फ्रांस या डी सिंगापुर। तो कौन से देश के हैं ये, तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर के ये हैं उपग्रह, इनको लॉन्चिंग व्हीकल PSLV C55 से अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित किया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 32 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा है कि राज्य की पहली फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने
के पायलट प्रोजेक्ट के लिए किन दो झीलों का चयन किया गया? तो पूछ रहा है कौन सी ऐसी दो झीलें हैं जिनका चयन किया गया है पहली फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने के लिए राज्य की? तो इसमें ऑप्शन ए है मान सागर या आना सागर, ऑप्शन बी पुष्कर व आना सागर, ऑप्शन सी है पिछोला व फतेह सागर, ऑप्शन डी है जयसमंद या आना सागर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 32वें का? तो 32वें का जो राइट आंसर होगा मान सागर और आना सागर जो झीलें हैं दो, इनमें राज्य का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा है कि राजस्थान राज्य का कौन सा एकमात्र बांध है जो भारत के आइकॉनिक बांध में शामिल हुआ है? तो राजस्थान राज्य का ऐसा कौन सा बांध है एकमात्र जिसको भारत के आइकॉनिक बांध में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कोटा बैराज बांध, बी है जवाहर सागर बांध, सी है राणा प्रताप सागर बांध या डी माही बजाज बांध। तो 33 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो एक कौन सा ऐसा बांध है जिसको राज्य का एकमात्र बांध है आइकॉनिक बांध में शामिल किया गया भारत के? तो इसका राइट आंसर है राणा प्रताप सागर बांध। तो राणा प्रताप सागर बांध जो है उसको किसमें भारत के आइकॉनिक बांध में शामिल किया गया और ये राज्य का ऐसा पहला बांध है। ये कहाँ पड़ता है? तो ये राजस्थान के रावत भाटा में पड़ता है। और किसके ऊपर बना है? कहाँ पे? रावत भाटा में पड़ता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये राजस्थान में चंबल नदी पर बना हुआ है। किस पे? चंबल नदी पर। तो रावत भाटा पर पड़ता है और कहाँ पे? चंबल नदी पर बना हुआ है। तो इतनी चीज ध्यान में रखिएगा। इसकी जो हाइट है 53.8 मीटर के आसपास है, 53.8 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। और ये किस लिए फेमस है? ये गुरुत्वाकर्षण वाला बांध है इसलिए फेमस है। तो ये गुरुत्वाकर्षण वाला बांध है, ऊंचाई इसकी इतनी है और ये रावत भाटा में चंबल नदी पर बना हुआ है। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कौन सा 34वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 34वें नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? किस जिले में पंचायती राज विभाग के कार्यों को ई फाइल के जरिए पेपरलेस करने की योजना लागू हुई है? तो कौन सा ऐसा जिला है राज्य का जहां पर ई फाइल के जरिए पेपरलेस करने की योजना स्टार्ट की गई है पंचायती राज विभाग के कार्यों को? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं पहले इसमें। ऑप्शन ए हनुमानगढ़, बी है भीलवाड़ा, सी जयपुर या डी श्री गंगानगर। तो इसमें राइट आंसर जो होगा क्या होगा? श्री गंगानगर जो जिला है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि पंचायती राज विभाग जो है वहाँ का उसकी ई फाइल के जरिए पेपरलेस करने की योजना लागू हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 35 नंबर का क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन में क्या दिया है? हाल ही में नाटो का नवीनतम सदस्य फिनलैंड बना है। तो पहले तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, हाल ही में जो नाटो का नवीनतम सदस्य बना है तो वो कौन बना है? फिनलैंड बना है। और नाटो से संबंधित कथनों पर विचार करना है हमको। तो 4 कथन दिए गए, देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही है। तो पहला क्या दिया है? इसकी स्थापना जो नाटो की हुई थी ब्रुसेल संधि के तहत हुई थी। दूसरा दिया है नाटो का मुख्य उद्देश्य क्या है? सैन्य गठबंधन से सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। तीसरा बता रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान नाटो के सदस्य देश हैं। और जो चौथा है वो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। ए में दिया है 1 और 2, बी में दिया है 1 2 4, सी में 2 3, डी में 2 4। तो इसका राइट आंसर जो होगा 35वें का राइट आंसर है कौन सा हमारा? तो इसका राइट आंसर है पहला, दूसरा, चौथा जो है सही है। मतलब इसकी स्थापना कहाँ? ब्रुसेल संधि के तहत हुई थी। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि सैन्य गठबंधन से सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। और नाटो का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। तो ये तीसरा गलत है। अफगानिस्तान पाकिस्तान जो है नाटो के सदस्य देश नहीं है। तो नाटो का फुल फॉर्म हमको पता ही होगा, जिसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हम देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल में, और कौन से सन में? 1949 में। तो अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो नवीनतम सदस्य बना है फिनलैंड बना है। ये कौन से नंबर का सदस्य देश है? 31वां देश है जो इसमें नाटो में शामिल हुआ है। और इसका जो हेडक्वार्टर है हमने देख लिया ब्रुसेल्स में ही है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो किससे? ब्रुसेल संधि के तहत हुई थी। तो ब्रुसेल संधि के तहत हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो भी ब्रुसेल बेल्जियम में स्थित है। इतनी चीज से ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर का क्वेश्चन। देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई? तो क्या बता रहा है देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, बी तिरुवनंतपुरम, सी गोवा या डी कोची। तो देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ पे हुई? तो इसमें देखते हैं राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है कोची। कोची जो है, कोची जल मेट्रो परियोजना के तहत वहाँ पे क्या किया गया? देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत हुई है। और इसमें कौन? केरल सरकार और जर्मन की एक कंपनी है KMRL द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है इस योजना को। तो जो योजना स्टार्ट हुई है कोची जल मेट्रो परियोजना, इसके द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। तो जर्मन की एक कंपनी है KMRL और केरल सरकार द्वारा इसको वित्त पोषित किया जा रहा है। तो दोनों के सहयोग से कहाँ पे? कोची में जल मेट्रो परियोजना का आरंभ हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 37वां नंबर क्वेश्चन। तो हाल ही में BCCI द्वारा घरेलू टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि में रणजी ट्रॉफी के 2 करोड़ से बढ़ाकर पुरस्कार राशि कितनी की गई है? तो BCCI ने हाल ही में क्या किया? जो घरेलू ट्रॉफी होती है कौन सी? रणजी ट्रॉफी।
तो उसके तहत जो पहले 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती थी, अब उसको बढ़ा दिया गया। तो पूछ रहा कितना कर दिया गया उसको बढ़ा के। तो ऑप्शन ए है 7 करोड़, बी 6 करोड़, सी 5 करोड़ या डी 3 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राशि को बढ़ा के 2 करोड़ से कितना कर दिया गया? 5 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। तो हाल ही में क्या बता रहा है 38 नंबर के क्वेश्चन ने, हाल ही में जनता क्लिनिक की शुरुआत की गई कहाँ पे? तो जिले में कहाँ पे जनता क्लिनिक की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन है ए श्री गंगानगर, बी है जयपुर, सी है अजमेर, डी है कोटा। तो कहाँ पे जनता क्लिनिक की शुरुआत की गई हाल ही में? तो 38 नंबर क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? श्री गंगानगर में जनता क्लिनिक की शुरुआत की गई। कहाँ पे? श्री गंगानगर में जनता क्लिनिक की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। तो 39 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो आईबीसीए है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आईबीसीए जो है उसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए हैं, देखते दोनों कथन में। तो यह 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित वैश्विक गठबंधन है। तो क्या दिया है? 7 बड़ी बिल्लियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए किसके द्वारा प्रस्तावित दिया है इसमें? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रस्तावित वैश्विक संगठन बता रहा है। और दूसरा जो है, इस गठबंधन की सदस्यता केवल उन देशों के लिए खुली होगी जहां बड़ी बिल्लियों का प्राकृतिक आवास है। तो इनमें से बताना कौन सा कथन सही है। ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी ना तो एक ना तो दो, सॉरी सी 1 और 2, और डी है ना तो एक ना तो दो। तो 39 नंबर जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? 38 नंबर का राइट आंसर होगा डी। इसमें ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। तो देख लेते हैं इसमें क्या करना है। आगे एक्सप्लेनेशन में क्या देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसमें जो दिया है यहाँ पे क्या है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित वैश्विक है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित वैश्विक गठबंधन नहीं, जबकि ये भारत द्वारा प्रस्तावित एक वैश्विक गठबंधन होगा। और इसमें जो केवल ये दिया है कि इसका इस गठबंधन की सदस्यता केवल उन देशों के लिए खुली होगी जहां बड़ी बिल्लियों का प्राकृतिक आवास है। तो ऐसा नहीं है, कोई भी देश जो बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करने के लिए तैयार है वो इसका सदस्य बन सकता है। तो यहाँ पे केवल प्राकृतिक आवास नहीं है क्राइटेरिया। अगर कोई भी देश है, अगर वो बड़ी जो जंगली प्रजातियां हैं बड़ी बिल्लियों की, अगर उनके संरक्षण को तैयार है तो वो इसका सदस्य बन सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39 हो गया। 40 नंबर के क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो 40वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया है। हाल ही में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, कौन सा? हाल ही में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से संबंधित कथनों पर। तो पहला क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ हुई? सिक्किम के गंगटोक से हुई। दूसरा दिया है इस प्रोग्राम में 5 राज्य शामिल किए गए हैं। और तीसरा है इसका मुख्य उद्देश्य जो है उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्र के सभी गांवों से पलायन को रोकना और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। तो सही कोड का चयन करना है। ए है 1 और 2, बी है केवल 3, सी है क्या दूसरा और तीसरा, डी है 1 और 3। तो 40वें का देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। 40वें का जो राइट आंसर है वो है दूसरा और तीसरा। तो मतलब दूसरा सही है। इसमें इस प्रोग्राम में क्या 5 राज्यों को शामिल किया गया और इसका उद्देश्य जो है क्या उत्तर पूर्वी सीमा क्षेत्र के सभी गांवों से पलायन को रोकना और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। और इसमें जो पहला दिया है इसकी शुरुआत सिक्किम गंगटोक से हुई, तो ये गलत है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो अरुणाचल प्रदेश के किबूथी गांव से। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश के किबूथू गांव से। तो किससे? अरुणाचल प्रदेश के किबूथू गांव से। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो अरुणाचल प्रदेश का किबूथू गांव हो गया, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, ना कि सिक्किम गंगटोक से। तो ये गलत है। बाकी इस प्रोग्राम को 5 राज्यों में शामिल किया गया है और जिसमें 5 राज्य के साथ 19 जिलों को शामिल किया गया। 5 राज्य तो शामिल नहीं है, साथ में उसमें कितने जिले शामिल किए गए? तो 19 जिले शामिल किए गए। 5 राज्य 19 जिलों में इसको लागू किया गया। जो 5 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, अरुणाचल। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम है, प्लस कौन सा है? हिमाचल है। सिक्किम हिमाचल हो गया, प्लस उत्तराखंड हो गया, और प्लस कौन सा है? लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से तो इसको स्टार्ट ही किया गया था, अरुणाचल प्रदेश भी है। तो ये ध्यान में रखिएगा। 5 कौन कौन से राज्य हो गए? सिक्किम हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इन 5 राज्यों से इनको स्टार्ट किया गया है और 19 जिलों में इनको लागू किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन पे 41वां क्वेश्चन जो दिया है क्या कि महंगाई राहत कैंप के बारे में सत्य कथन देखना है। तो महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ हुआ था, तो उसके बारे में देखते हैं सत्य कथन कौन सा है। इसमें दिया है ए में कि इसका शुभारंभ कहाँ? जयपुर के कोटपुतली से किया गया था। तो कहाँ से? इसका शुभारंभ जो है जयपुर के कोटपुतली से किया गया था। दूसरा दिया है बी में कि इसमें 12 योजनाओं के लाभों को शामिल किया गया है। तीसरा है यह कैंप जो है 21 अप्रैल से 30 जून 2023 तक चला है। तो क्या बता रहा है तीसरा कि इसका ये जो कैंप है 21 अप्रैल से 30 जून 2023 तक चला, और डी इनमें से कोई नहीं। तो सत्य कथन हमें चुनना है कौन से? महंगाई राहत कैंप के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? जो तीसरा है। इसका यह कैंप जो है 21 अप्रैल से 30 जून 2023 तक चला है।
तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसमें 12 योजनाएं नहीं, कितनी योजनाओं को शामिल किया गया है? तो इसमें 10 योजनाओं को शामिल किया गया, ना कि 12 योजनाओं को। और ये जयपुर के महापुरा से शुरुआत हुई इसकी, जयपुर के कोटपुतली से नहीं बल्कि कहाँ से? महापुरा से। तो ये ध्यान में रखिएगा, महापुरा से इसको स्टार्ट किया गया, जयपुर के, ना कि कोटपुतली से। और 10 योजनाओं को इसमें लाभ को शामिल किया गया, 10 योजनाओं के लाभ को। और जयपुर के महापुरा से इसकी शुरुआत हुई है। 21 अप्रैल से 30 जून 2023 तक ये चला है महंगाई राहत कैंप। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42वां क्या है? एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित होगी? तो 42वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एशिया की जो कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की होने वाली है वो कहाँ आयोजित होगी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया ईरान, बी में उज्बेकिस्तान, सी में कजाकिस्तान, या डी में दक्षिण कोरिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है कजाकिस्तान से एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2023 आयोजित होगी। और कजाकिस्तान में कहाँ से? तो अस्ताना से। कजाकिस्तान में कहाँ से? तो अस्ताना से। तो ये चीज ध्यान में रखिए, कजाकिस्तान के अस्ताना से इसकी स्टार्ट होगा कौन सा? एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2023। भारत के लिए गोल्ड मेडल विजेता रहे अमन सरावत इसमें प्रतिनिधित्व करेंगे। और भारत एक गोल्ड 3 सिल्वर 10 ब्रॉन्ज, क्या भारत एक गोल्ड 3 सिल्वर 10 ब्रॉन्ज और 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा है? तो 7वें स्थान पर रहा है। तो 7वें स्थान पर इंडिया की रैंक रही है, ये हो चुका है। तो 7वें स्थान पर इंडिया की रैंक रही है। कितने पदक जीते हैं? तो 14 पदक जीते हैं, जिसमें क्या है 3 गोल्ड है, सॉरी जिसमें 1 गोल्ड है। गोल्ड जीतने वाले कौन थे? तो असम सहरावत हैं गोल्ड जीतने वाले। और 3 सिल्वर जीते गए और 10 ब्रॉन्ज जीते गए हैं। टोटल 14 पदक आए हैं, जिसमें 1 गोल्ड है अमन सहरावत का, और 3 सिल्वर है, 10 ब्रॉन्ज है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और यह कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था, एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2023। नेक्स्ट क्या है? 43 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो स्लाइनेक्स 23 से संबंधित क्या है? स्लाइनेक्स 23 से संबंधित नीचे कथन दिए गए, इनको चूज करना है कौन सा सही है। तो ए समुद्री अभ्यास है, बी सैटेलाइट है, सी पनडुब्बी कंपनी है, या डी यंत्र आधारित हवाई वाहन है। तो स्लाइनेक्स जो 23 है, इसका संबंध किससे है निम्नलिखित में से? तो इसका संबंध जो है, इसका राइट आंसर है समुद्री अभ्यास से इसका संबंध है स्लाइनेक्स का। स्लाइनेक्स जो है भारतीय नौसेना पड़ोसी देश किसके साथ? श्रीलंका की नौसेना के साथ मिलकर एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है। तो इसमें कौन कौन है? इंडिया प्लस श्रीलंका की दोनों की नौसेना मिलकर क्या करती है? समुद्री युद्ध अभ्यास है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और ये कहाँ पे हुआ? कोलंबो में आयोजित हुआ था। कहाँ पे? कोलंबो में। तो कोलंबो में आयोजित हुआ था। भारतीय नौसेना और श्रीलंका की नौसेना मिलकर इसमें क्या है? संयुक्त युद्धाभ्यास है समुद्री। और तो इतनी चीज ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 44 नंबर का क्वेश्चन। 44वां नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है? हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो किसको? हाल ही में आम आदमी पार्टी जो है उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। निम्न में कौन सी पार्टी को राष्ट्रीय दल का जो दर्जा है प्राप्त नहीं है? तो नीचे कुछ पार्टियों के नाम दिए गए हैं, पूछ रहा है इनमें से कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है तृणमूल कांग्रेस, बी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और सी है नेशनल पीपल्स पार्टी। तो कोड देखें, ए में दिया है केवल 3, बी में 1 और 2, सी में केवल 1, डी में 1 2 3। तो जो 44 नंबर है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 44 का राइट आंसर होगा केवल जो तीसरा है, नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसको क्या मिला है? इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। तो बाकी जो तृणमूल कांग्रेस है, सीपीआई है, इन सबको क्या है? राष्ट्रीय पार्टी का दल का दर्जा मिला हुआ है। तो जो राष्ट्रीय पार्टी है उसमें कौन कौन सी आती है? आम आदमी पार्टी तो अभी शामिल ही हो गई, साथ ही इसमें आएगी बीजेपी प्लस कांग्रेस, ये तो आप सबको पता होगा। साथ ही सीपीआई आ जाएगी, और नेशनल पीपुल्स पार्टी आ जाएगी। नेशनल पीपुल्स पार्टी आएगी, आम आदमी पार्टी और बसपा पार्टी। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो इनमें से किसको दर्जा प्राप्त नहीं है? तो ये दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कथन और तर्क दिया गया है, इसके बारे में देखते हैं। तो जो इसमें कथन दिया है, पहला क्या है कि क्या भारत के में प्रत्येक कॉलेज के छात्र के लिए अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण होना चाहिए? तो कथन क्या दिया है? क्या भारत के प्रत्येक कॉलेज में अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण होना चाहिए? तर्क दिया है हाँ, एक मजबूत और शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण में यही एकमात्र तरीका है। और दूसरा जो तर्क दिया है क्या, कि हाँ, युवा पीढ़ी को अनुशासन प्रदान करने का यही एकमात्र तरीका है। तो इसमें ऑप्शन दिया है ए है केवल एक तर्क मजबूत है, तर्क एक मजबूत है, या केवल तर्क दूसरा मजबूत है। सी या तो एक या तो दूसरा तर्क मजबूत है, या डी 1 और 2 दोनों मजबूत तर्क नहीं है। तो इसका जो 45वें का राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी। इसमें ना तो ये पहला तर्क और ना ही दूसरा तर्क दोनों मजबूत नहीं है, भारत को क्या करने के लिए? एक शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए। बढ़ते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कथन और तर्क वाला है। इसमें कथन दिया है क्या हमारे स्कूलों में धर्म पढ़ाया जाना चाहिए? तर्क दिया पहला, नहीं, हमारा जो देश है वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है।
दूसरा क्या है, हाँ धर्म सिखाने से बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। तो इसमें राइट आंसर चुनना है। मैं ए दिया केवल तर्क एक मजबूत है, बी दिया केवल तर्क दूसरा मजबूत है, सी या तो एक या दूसरा मजबूत है, या डी कौन सा है, एक और दोनों मजबूत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 46 का राइट आंसर होगा सी। इसमें क्या दिया है कि तर्क और एक और दो दोनों जो है क्या है, मजबूत है, इनमें से एक। नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। तो ये क्या महिलाओं को हर क्षेत्र में रोजगार के मामले में समान अवसर दिया जाना चाहिए। तर्क दिए हैं दो इसमें। तो पहला तर्क है हाँ वे समान रूप से सक्षम है, दूसरा है हाँ उन्हें भी बाहरी दुनिया में जाना चाहिए। तो ऑप्शन दिया है एक केवल एक तर्क मजबूत है, बी केवल दूसरा तर्क मजबूत है, सी या तो एक या दो मजबूत है, डी दिया है एक और दोनों मजबूत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 47 का, तो 47 का दिया है या तो एक और या तो दूसरा तर्क मजबूत है। नेक्स्ट देखते हैं कथन कारण कथन और तर्क का यह है। फिर क्या है, यह क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कथन दिया है कि क्या फैशनेबल कपड़ों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो तर्क पहला दिया हाँ क्योंकि फैशन बदलता रहता है जिससे कपड़ों की खपत बढ़ जाती है, और दूसरा है नई फैशनेबल कपड़े व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं तथा हर किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार है। तो ए है केवल तर्क एक मजबूत है, बी है केवल तर्क दूसरा मजबूत है, सी है या तो एक या दूसरा मजबूत है, और डी क्या दिया है, एक और दोनों मजबूत नहीं है तर्क। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 48 का, केवल दूसरा जो तर्क दिया है क्या है, नई फैशनेबल कपड़े व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं और यह हर व्यक्ति की मौलिक अधिकार है। तो ये तर्क मजबूत है, केवल दूसरा तर्क इसमें क्या दिया है, मजबूत है। 49 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 7 निम्नांकित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, नेशनल हाईवे 7 जो है, वो बता रहा कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो नेशनल हाईवे नंबर 7 जो है, नेशनल हाईवे 7 जो है, वो पूछ रहा है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो ऑप्शन ए दिया उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी पंजाब। तो 49 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ये जो नेशनल हाईवे 7 है वो कहाँ से होकर गुजरता नहीं है, तो उत्तर प्रदेश से नहीं होकर गुजरता है। नेक्स्ट है 50वां नंबर क्वेश्चन। 50वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि क्या भारत के प्रत्येक राज्य में एक से अधिक उच्च न्यायालय होने चाहिए। तो तर्क दिया है नहीं, ऐसा करने से करदाताओं के पैसे का भारी अपव्यय होगा, और दूसरा क्या दिया है, हाँ इससे बहुत लंबे समय से लंबित पड़े मामलों को कम करने में मदद मिल सकती है। तो ए दिया है केवल एक तर्क मजबूत है, बी दिया है केवल दूसरा तर्क मजबूत है, सी दिया है या तो एक या दूसरा मजबूत है, और डी क्या दिया है, ना एक और दोनों मजबूत नहीं है। तो 50वें का राइट आंसर क्या होगा, जो दूसरा दिया है ये तर्क मजबूत है कि हाँ इससे बहुत लंबे समय से लंबित मामले जो पड़े हैं उनको खत्म करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, ये भी तर्क कथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। इसमें कथन क्या दिया है, क्या सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों की तरह भारत में रेलवे का भी चरणबद्ध रूप से निजीकरण कर दिया जाना चाहिए। तो इसके तर्क दिए हैं, पहला है हाँ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने तथा आम जनता को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए यही तरीका है, और दूसरा दिया है क्या, नहीं इससे हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगी। तो ए दिया है यदि केवल एक तर्क ठोस है, बी दिया है केवल तर्क दूसरा ठोस है, सी दिया है यदि या तो तर्क एक अथवा दूसरा ठोस है, और डी क्या दिया है, ना तो पहला और ना तो दूसरा तर्क मजबूत है। तो 51 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, इसका राइट आंसर है जो पहला तर्क दिया है कि जो हाँ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने से आम जनता को बेहतर सेवा प्रदान करने का यही तरीका है, तो ये तर्क मजबूत है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत के अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की तरह रेलवे भी लगातार घाटे में चल रहा है, और भारत जैसे विकासशील देशों के लिए या क्या है, भारत जैसे विकासशील देशों के लिए इस तरह से लगातार घाटे का बोझ अधिक समय तक सहन करना दुष्कर हो जाएगा। ऐसा देखा गया कि निजीकरण होने से प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है और इससे आम जनता को बेहतर सेवा प्राप्त होती है। तो यही बता रहा है ये। इसको जब मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा इसकी, तो उसके एक्सप्लेनेशन फिर से पढ़ लीजिएगा एक बार जाके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 52वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 52 नंबर का क्वेश्चन क्या है दिया इसमें कि निम्नलिखित में से भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां पूछ रहा कौन सी है। तो ए दिया लूनी, बी है तापी, पहला दिया लूनी, दूसरा दिया तापी, तीसरा दिया कावेरी और चौथा दिया पेरियार। तो इसमें कौन सा कोड चयन करना है हमको। ए दिया है 1 और 2, बी दिया है 1 2 4, सी दिया है 1 2 3 और डी दिया है 3 और 4। तो इसमें सही कोड कौन सा है हमारा। तो 52वां नंबर का क्वेश्चन का सही कोड कौन सा है। तो इसमें 1 और 2 और 4 जो है, पहली हो गई लूनी नदी, तापी हो गई और पेरियार नदी हो गई। ये कहाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या दिया हुआ इसके। तो व्याख्या में दिया है कि भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली कई नदियां हैं और यह नदियां क्या है, पश्चिमी घाट से निकलती है
और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं। तो ये नदियां कहाँ से निकलती हैं? पश्चिमी घाट से निकलती हैं और कहाँ गिर जाती हैं? अरब सागर में गिर जाती हैं, पश्चिम की ओर बहते हुए। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं, देख लेते हैं उनको। नर्मदा नदी, यह भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती है। तो ये भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक है। कहाँ कहाँ बहती है? तो मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र जैसे राज्यों से होकर गुजरती है। और यहाँ नदी अमरकंटक के पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। तो कहाँ से इसका उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक के पहाड़ी क्षेत्र से इसका उद्गम स्थल है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में बहती है ये, और पश्चिम की ओर बहते हुए कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। दूसरी नदी कौन हो गई? तापी नदी हो गई। इसे ताप्ती नदी के रूप में भी जाना जाता है। ये भी कहाँ से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में ये भी बहती है। कहाँ? जहाँ पहले नर्मदा नदी बहती है जिन राज्यों में, तो उन्हीं राज्यों में ताप्ती नदी भी बहती है। ये भी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। यह नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका उद्गम स्थल है सतपुड़ा रेंज से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो ये सतपुड़ा रेंज से निकलती है ये नदी, और पश्चिम की ओर बहते हुए ये भी अरब सागर में गिर जाती है। तीसरी नदी क्या दिया है? लूनी नदी। यह नदी राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से निकलती है और गुजरात में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। होने जाने से पहले थार रेगिस्तान से होकर बहती है। तो ये गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, और विलुप्त होने से पहले कहाँ से? थार रेगिस्तान से होकर गुजरती है ये। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो रूनी लगी नदी जो है कहाँ से निकलती है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। वहां विलुप्त होने से पहले थार के रेगिस्तान से होकर बहती है। आगे क्या दिया है? साबरमती नदी हो गई। तो साबरमती नदी देख लेते हैं। तो यह नदी कहाँ से? ये भी राजस्थान के अरावली पर्वतमाला से निकलती है। कहाँ से साबरमती नदी निकलती है? तो अरावली पर्वतमाला से ही साबरमती जो नदी है वो निकलती है। यह अरब सागर में गिरने से पहले कहाँ पे? राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर बहती है। तो ये राजस्थान में भी बहती है और गुजरात में भी बहती है। और ये कहाँ से निकली हुई? तो अरावली पर्वतमाला से। नेक्स्ट है माही नदी। तो ये नदी अरब सागर में गिरने से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर गुजरती है। तो माही नदी कहाँ? एमपी, राजस्थान, गुजरात राज्यों से होकर बहती है माही नदी। और ये भी कौन सी? ये पश्चिम की ओर सब बहने वाली नदी हम देख रहे हैं। फिर है जुआरी नदी, या गोवा की नदी है, जो पश्चिमी घाट से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में कहाँ गिर जाती है। तो ये कहाँ से इसका उद्गम स्थल है? तो पश्चिमी घाट से इसका ओरिजिन है, और ये अरब सागर में गिर जाती है और गोवा की नदी है। तो जुआरी नदी कहाँ की है? गोवा की नदी है, पश्चिमी घाट से निकलती है और पश्चिम की ओर बहते हुए ये भी अरब सागर में गिर जाती है। पेरियार नदी केरल के पश्चिमी घाट से निकलती है। कहाँ से? जो केरल में पश्चिमी घाट पड़ता है, इसका उद्गम वहीं से है, और ये पश्चिम की ओर बहते हुए ये भी अरब सागर में गिरती है। केरल राज्य की सबसे लंबी नदी है पेरियार नदी, और सिंचाई और पनबिजली उत्पादन के लिए पानी का महत्वपूर्ण स्रोत है केरल के लिए। आगे क्या दिया है? कावेरी नदी। तो कावेरी नदी इसे क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। तो पहले ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे पूछे दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी नदी को कहते हैं। और यह नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, यह वास्तव में एक नदी है जो मुख्य रूप से पूर्व दिशा की ओर बहती है। तो कावेरी नदी पश्चिम की दिशा में नहीं बहती है, ये पूर्व की दिशा में बहती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, यह मुख्य रूप से पूर्व की दिशा की ओर बहती है। उद्गम कहाँ पे? कर्नाटक के पश्चिमी घाट से। तो इसका जो कावेरी नदी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो कर्नाटक के पश्चिमी घाट से है, और भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कहाँ? तमिलनाडु और पुदुचेरी से होकर गुजरती है। तो ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कहाँ पे? तमिलनाडु और पुदुचेरी से होकर गुजरती है। उद्गम स्थल है कर्नाटक का पश्चिमी घाट, इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, और ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, ना कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। तो हम पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में कौन कौन सी हो गई? पेरियार हो गई, जुआरी हो गई, माही हो गई, साबरमती नदी हो गई, और नर्मदा, तापी, लूनी। तो ये सब नाम ध्यान में रखिएगा, नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती, माही, जुआरी, ये जितनी पेरियार नदी है, जितनी नदियां हैं क्या हैं, ये सब अरब सागर में गिरती हैं जाके। इनमें जो एकमात्र लूनी नदी है वो गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त होती है। बाकी सब कहाँ है? अरब सागर में गिरती हैं। जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है पश्चिम की ओर जो बहती हैं, वो सारी कहाँ गिरती हैं? तो अरब सागर में गिरती है। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये सब हमको पता होगा ये कहाँ पे गिरती है। तो ये अरब सागर की छोड़ के कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। तो 53वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन और तर्क का वाला क्वेश्चन है 53 का। तो कथन देखते हैं क्या दिया है। क्या बैंकों में होने वाली नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा के बजाय शैक्षणिक रिकॉर्डों के आधार पर होनी चाहिए? तो दो तर्क दिए हैं इसके संबंध में। तो हाँ, या उन बेरोजगारों के लिए उचित रहेगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पैसा खर्च कर पाने में असमर्थ हैं। दूसरा दिया नहीं, पिछले शैक्षणिक रिकॉर्डों को इस आधार पर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा अंकलित जो स्तर में समानता का अभाव है। तो जो भी विश्वविद्यालय हैं उनके द्वारा अंक जो दिए जाते हैं उनमें समानता का अभाव है। दूसरा तर्क ये बताता है, और पहला बताता है कि हाँ, उन बेरोजगारों के लिए उचित होगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पैसा खर्च कर पाने में असमर्थ है। तो 53वां नंबर है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 53 नंबर का राइट आंसर है बी,
तर्क दूसरा ठोस है और जो तर्क पहला है वो सीधे इससे संबंधित नहीं है। तो सी है इसमें, जो दूसरा तर्क है ये ठोस है और जो पहला है उससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। ये भी कथन और तर्क वाला है। तो कथन क्या दिया है, क्या भारत को अपने सभी परमाणु शस्त्र नष्ट कर देने चाहिए। तो इस संबंध में दो कथन दिए हैं। पहला है, नहीं, हमें अपने राष्ट्र की रक्षा करने की आवश्यकता है, इसलिए हमें इन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या तर्क दिया है कि हाँ, नहीं तो हम अंतर्राष्ट्रीय शांति को नहीं बना पाएंगे, राष्ट्रों के बीच इन शस्त्रों को एकत्रित करने की अकुशल प्रतियोगिता बनी रहेगी। तो ए दिया है केवल एक तर्क ठोस है, बी है केवल दूसरा तर्क ठोस है, सी है यदि या तो पहला तर्क ठोस है या दूसरा तर्क ठोस है, और डी क्या दिया है, ना तो एक तर्क ठोस है ना ही दूसरा ठोस है। तो 54 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 54 नंबर का राइट आंसर है पहला। जो पहला तर्क दिया है यहाँ पे कि अगर ऐसा नहीं करना चाहिए हमको, कि हमें अपने राष्ट्र की रक्षा करने की आवश्यकता है, इसलिए हमें इन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए। व्याख्या में दिया है कि अपने राष्ट्र की रक्षा करने का कर्तव्य जो है राष्ट्रवासियों का होता है, और यदि सभी राष्ट्रों के बीच आपसी सहमति हो जाती है तो हमें भी अपने सभी परमाणु शस्त्र बर्बाद करने से परमाणु शस्त्र रखने की होड़ समाप्त नहीं होगी। तो ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा जब मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। तो 55वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कथन और तर्क वाला ये भी है। तो इसमें कथन क्या दिया है, क्या उच्च शिक्षा सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो खर्च वहन कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है इसमें तर्क का कि हाँ, क्योंकि उच्च शिक्षा बहुत महंगी होती है इसलिए इसे मुफ्त नहीं देना चाहिए। दूसरा दिया है, नहीं, बड़ी मात्रा में मेधावी विद्यार्थी को शुल्क देने में असमर्थ है, उन्हें उच्च शिक्षा देनी चाहिए। तो ए दिया केवल यदि केवल एक तर्क ठोस है, बी दिया केवल दूसरा तर्क ठोस है, सी दिया यदि या तो तर्क एक अथवा तर्क दूसरा ठोस है, और डी दिया यदि ना तो तर्क पहला और ना ही दूसरा ठोस है। तो 55 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा 55वें नंबर का। तो इसका पहला क्या दिया है ये, तो इसका राइट आंसर क्या है, पहला है। किसी भी राष्ट्र के लिए उच्च शिक्षा मुफ्त करना वैवाहिक रूप से बहुत कठिन हो जाता है। उच्च शिक्षा शिक्षित तथा या साक्षर होने की आवश्यक भाग नहीं है, जो सभी के लिए अनिवार्य है। अतः तर्क एक इसमें दिया सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा है, ये भी कथन और तर्क वाला है। तो क्या कॉलेज में आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए। तो तर्क दिया नहीं, या शिक्षकों के बीच पक्षपात को बढ़ावा देगा। और दूसरा क्या दिया, इससे शिक्षकों का पर्याप्त नियंत्रण विद्यार्थियों पर होगा। तो ए दिया केवल एक तर्क मजबूत है, बी है केवल दूसरा मजबूत है, सी एक और दोनों मजबूत हैं, डी एक और दोनों मजबूत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 56वें का। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे। कथन क्या दिया है, क्या भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता किसी भी कीमत पर हासिल करने के लिए पूरी ताकत से कोशिश करनी चाहिए। और तर्क क्या दिया है, हाँ, इस क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने का यही एक तरीका है। दूसरा दिया है नहीं, ऐसा कई अन्य ऐसे जरूरी मामले हैं जिनसे नागरिक का जीवन सुविधाजनक बनेगा और जिन पर सरकार को तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ए है एक तर्क मजबूत है, बी है दूसरा तर्क मजबूत है, सी दिया एक और दोनों मजबूत है, या डी ना तो पहला तर्क मजबूत है ना ही दूसरा तर्क मजबूत है। तो 57 का राइट आंसर क्या होगा, 57 नंबर का राइट आंसर होगा केवल जो दूसरा तर्क दिया है ये क्या है, मजबूत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। इसमें कथन और धारणाएं दी गई हैं। तो कथन क्या है, आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं, एक विज्ञापन दिया हुआ है। तो धारणाएं देखते हैं, प्लेटिनम एक चमकदार धातु है। दूसरी धारणा क्या, आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम का इस्तेमाल होता है। तो ए दिया केवल धारणा दूसरी निहित है इसमें, बी दिया ना तो धारणा एक ना ही धारणा दूसरी निहित है इसमें, सी दिया केवल धारणा एक निहित है, या डी दिया धारणा एक और दूसरी दोनों निहित है इसमें। तो 58 का राइट आंसर क्या होगा, जो पहली और दूसरी धारणा है दोनों निहित है इस विज्ञापन में कि आभूषण के लिए हम चमकदार धातु प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। तो पहली धारणा है ये चमकदार धातु है इसलिए भी इसका उपयोग करते हैं, और आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम का इस्तेमाल होता है। तो ये दोनों की दोनों धारणाएं सही है इस कथन से संबंधित। नेक्स्ट बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे। 59 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत से किसान जैविक खेती करते हैं। तो धारणाएं दी गई हैं दो ठो जैविक खेती से संबंधित। जैविक खेती करना आसान होता है या जैविक खेती किसानों के लिए अधिक लाभप्रद है। तो ए दिया एक तर्क मजबूत है, बी दूसरा तर्क मजबूत है, सी एक और दोनों मजबूत है, डी ना तो एक ना तो दूसरा तर्क मजबूत है। तो 59 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जो पहला तर्क दिया है वो मजबूत है क्या, कि जैविक खेती करना आसान होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो 60वां क्वेश्चन है उसमें क्या दिया, कथन और धारणा इसमें भी दी गई। कथन क्या, मुंबई से बेंगलुरु जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से यात्रा करें। धारणा दो दी गई है, बेंगलुरु और मुंबई हवाई सेवा से जुड़े हुए हैं।
और दूसरी धारणा दी है कि बेंगलुरु से मुंबई जाने का कोई अन्य साधन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया केवल धारणा दूसरी निहित है, बी दिया ना तो धारणा पहली ना तो दूसरी धारणा निहित है, सी दिया केवल धारणा एक निहित है इसमें, और डी दिया धारणा एक और दोनों निहित है इसमें। तो क्या है 60वें नंबर का राइट आंसर? तो इसमें दिया जो केवल पहली धारणा दी गई है कि हाँ बेंगलुरु और मुंबई हवाई सेवा से जुड़ी है, इसलिए क्या करना है, जल्दी पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हवाई जहाज से यात्रा करनी चाहिए। और ये दूसरा जो दिया अन्य कोई साधन नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। 61 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या दिया हुआ है, कथन और धारणा इसमें भी दी गई है। कथन क्या है, ब्रांच मैनेजर अपने सहयोगी को कहते हैं कि मार्च का अंत हमेशा व्यस्त होता है। तो ब्रांच मैनेजर क्या कहते हैं इस कथन में कि जो मार्च का महीना है वो क्या होता है, हमेशा व्यस्त रहता है। धारणा इसमें दी गई है, मार्च के अंत में अधिक काम है। दूसरी धारणा दी गई, समय पर काम की कमी के कारण बहुत ही अधिक काम एकत्रित हो जाता है। तो इसमें दो धारणाएं दी गई हैं, तो देखते हैं कौन सी सही है। तो केवल एक धारणा निहित है इसके जो कथन बोलता है, दूसरी दी है ना तो पहली धारणा ना तो दूसरी धारणा निहित है, सी दिया है कि केवल पहली धारणा निहित है, डी दिया क्या धारणा एक और दोनों दो निहित है इसमें। तो 61 जो है इसका राइट आंसर क्या है, 61 का राइट आंसर है इसमें जो पहली धारणा है कि मार्च में अंत में काम अधिक आ जाता है, क्योंकि क्लोजिंग होती है फाइनेंशियल ईयर की, तो इसलिए क्या होता है, अधिक अधिक काम आ जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि मार्च के अंत में हमेशा व्यस्तता रहती है। तो ये पहला ठीक है, दूसरा गलत है, क्योंकि समय पर काम की कमी के कारण बहुत से काम एकत्रित हो जाता है। तो ये दूसरी धारणा गलत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 62 नंबर का क्वेश्चन, ये भी धारणा और कथन और धारणा वाले हैं। तो कथन दिया है, टेलीविजन के मनोरंजन के महत्व के अलावा इसके शैक्षिक महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। क्या बता रहा है कथन कि टेलीविजन के मनोरंजन के महत्व के अलावा इसके शैक्षिक महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। धारणाएं दी गई हैं क्या, पहली और दूसरी, कि पहली धारणा है कि लोग टेलीविजन को केवल मनोरंजन का साधन मानते हैं, और दूसरा क्या है, टेलीविजन का शैक्षिक मूल्य ठीक से महसूस नहीं किया गया है। कथन है और या चार ऑप्शन दिए गए हैं, दूसरी धारणा निहित है। क्या है, चार ऑप्शन दिए गए, दूसरी धारणा निहित है, ना तो पहली ना तो दूसरी धारणा निहित है, सी दिया केवल धारणा एक निहित है, डी दिया एक और दोनों निहित है। तो इसमें राइट आंसर देखते हैं 62 नंबर का। तो 62 का राइट आंसर क्या है, इसमें दोनों की दोनों धारणाएं निहित है। कौन सी दोनों धारणा है कि लोग टेलीविजन को केवल मनोरंजन का साधन मानते हैं, और टेलीविजन का जो शैक्षिक मूल्य है उसको ठीक से महसूस नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। तो 63वां क्वेश्चन क्या दिया, कथन और धारणा इसमें भी है, कृपया ध्यान दें कि चयनित होने पर कंपनी केवल बाहरी उम्मीदवारों को ही आवास प्रदान करेगी। तो कथन ऐसा दिया गया है क्या कि कृपया यहाँ पे ध्यान दें कि चयनित होने पर किसी भी कंपनी में तो केवल बाहरी उम्मीदवार को ही आवास प्रदान किया जाएगा। इसमें धारणाएं निकलती हैं दो, तो देखते हैं कौन सी धारणा है ये। पहली धारणा बनती है कि स्थानीय उम्मीदवारों को उनके ठहरने के लिए कुछ अन्य व्यवस्था करनी होगी। दूसरी धारणा बनती है कि कंपनी की योजना केवल स्थानीय उम्मीदवारों का चयन करने की है। तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन ए दिया है केवल धारणा दो निहित है, बी ना तो धारणा एक ना तो दूसरी निहित है, सी केवल धारणा एक निहित है, या डी धारणा एक और दोनों निहित है। तो 63वें नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 63वें नंबर का राइट आंसर होगा केवल एक। तो क्या करना है, केवल एक पहली धारणा इसमें सही है। तो धारणा क्या है पहली, कि स्थानीय उम्मीदवार जो है उनके ठहरने के लिए कुछ अन्य व्यवस्था करनी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन सब में कुछ समझाने वाला नहीं है इन क्वेश्चन में, इसलिए इनके आंसर बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो 64वां नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 64वें नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो अरल सागर, कौन सा अरल सागर के किनारे स्थित है, अरल सागर के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन दिया है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बी दिया कजाकिस्तान रूस, सी दिया उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, या डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो अरल सागर के किनारे कौन सा देश मौजूद है इनमें से। तो 64 का राइट आंसर क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर डी, 64 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान किनारे स्थित हैं अरल सागर के। तो कौन कौन से, इसमें कजाकिस्तान ले लीजिएगा और ये हो गया उज्बेकिस्तान। तो ये दोनों किसमें, अरल सागर के किनारे स्थित हैं। तो ये पेयर बाकी जो दिए सारे तो गलत हैं, इन दोनों को ध्यान में रखिएगा, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है वो किसके, अरल सागर के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 65 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 65वां क्वेश्चन क्या है, गुयाना के पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ए दिया इस पठार से ओरनको नदी का उद्गम होता है, बी दिया गुयाना पठार दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग में विस्तृत है, सी दिया इस पठार पर नायग्रा जलप्रपात का निर्माण होता है। तो सत्य कथन चुनना है हमको। तो गुयाना के पठार के संबंध में देख लेते हैं निम्नलिखित कथन। तो इसमें क्या है कि ऑप्शन ए दिया है केवल एक, बी दिया केवल दो, सी दिया दो तीन, और डी दिया एक और तीन। तो सत्य कथन चुनना है हमें इसमें। तो इसमें राइट आंसर क्या है, केवल पहला जो है क्या है इसका राइट आंसर है, बाकी के बाकी गलत है, गलत दिए है। तो पहला क्या है, इसका जो इस पठार से और इनको जो नदी है उसका उद्गम होता है। और आगे क्या दिया है,
ये कहाँ पे स्थित है गुयाना का पठार? तो दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है। और इस पठार से एंजल जलप्रपात है, ना कि नायग्रा दिया है। कौन सा जलप्रपात है निकलता है, इससे निर्माण होता है? तो एंजल जलप्रपात, तो ये ध्यान में रखिएगा। एंजल जलप्रपात इस पठार से निकलता है, इसका निर्माण होता है और यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और स्थिति कहाँ पे इसकी? तो वेनेजुएला में। कहाँ पे है? वेनेजुएला में इसकी स्थिति है, ये ध्यान में रखिएगा। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। ये कहाँ पे बनता है? तो ये जो ओरिनको नदी है उसमें, उससे क्या बनता है, इसका निर्माण होता है। और ये कहाँ पे स्थित है ओरिनको नदी का उद्गम? तो गुयाना के पठार से संबंधित है ओरिनको नदी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे। तो 66वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया है। बुग्याल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो बुग्याल से संबंधित कथन हमें बताना है कौन सा सत्य है निम्नलिखित में से। ए दिया है खाना बदोश लोग, बी दिया है वृद्ध हिमालय की बेटियां भोटिया जनजाति के लोग, सी दिया ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान, या डी दिया है कश्मीर हिमालय के दक्षिणी भाग में अनुदर्द, जो अनुदैर्ध्य घाटियां हैं उससे संबंधित है। तो 66 का राइट आंसर क्या होगा? ऊंचाई पर स्थित ये घास के मैदान है। कौन से? बुग्याल या पयार, दो तरह के घास के मैदान होते हैं, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान के नाम है। तो ये कहाँ पे? उत्तराखंड क्षेत्र में हिमालय में पाई जाने वाली एक अनोखी प्रकार की वनस्पति है। तो कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। तो ये ध्यान में रखिएगा, उत्तराखंड में पाई जाती है। ये एक अनोखे प्रकार की वनस्पति है। इनका क्या है, अपना प्राकृतिक उद्यान कहा जाता है। अल्पाइन घास के मैदान के रूप में भी इनको जानते हैं, बुग्याल या पयार घास के मैदानों को। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन। तो 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67वां क्वेश्चन जो दिया है क्या, सिंधु नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन दिए हैं 1, 2, 3। तो सिंधु नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन को देख लेते हैं। यह जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। इसकी केवल 5 सहायक नदियां हैं जिन्हें सामूहिक रूप से पंचनद कहा जाता है। भारत में सिंधु नदी हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। तो कथन कौन से सत्य है बताना है। ए दिया है कि 1 और 3, बी दिया है 1, 2, 3, सी दिया है केवल 3, या डी दिया है केवल 2। तो 67 का राइट आंसर क्या होगा? 67 का राइट आंसर होगा केवल जो तीसरा है वो कौन सा सही है, बाकी पहले और दूसरे कथन गलत हैं। तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में इसमें। तो एक्सप्लेनेशन में देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो ये देख लीजिएगा पहले, ये कौन से बुग्याल घास के मैदान है। आगे एक्सप्लेनेशन देखते हैं सिंधु नदी के संदर्भ में। तो इसमें क्या दिया है, इंदस को सिंधु नदी के रूप में भी जाना जाता है। क्या? इंदस नदी को ही सिंधु नदी के रूप में जाना जाता है, सबको पता होगा। भारत में या हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। और इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ पे? तो तिब्बती क्षेत्र के कैलाश पर्वत श्रेणी से। और कौन सा हिमनद है? तो बोखरचू हिमनद से इसका होता है। कहाँ पे? बोखरचू हिमनद से इसका उद्गम होता है। बोखरचू हिमनद कहाँ पे है? तो कैलाश पर्वत श्रेणी का है और तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है। ऊंचाई कितनी है? 4164 मीटर इसकी ऊंचाई पर स्थित है ये। आगे दिया है सिंधु नदी की बहुत सी सहायक नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे श्योक हो गई, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गास्टिंग और द्रास। अंततः यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है और जहां दाहिने तट पर यह काबुल नदी में मिल जाती हैं। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य सहायक नदियां हैं खुर्रम हो गई, तोची हो गई, गोमाल हो गई, बिबोवा हो गई और संगल हो गई। ये सभी नदियां सुलेमान श्रेणियों से निकलती हैं। तो कथन दूसरा इसलिए सही नहीं है। भारत में सिंधु केवल जम्मू और कश्मीर से होकर प्रवाहित होती है। तो भारत में सिंधु कहाँ पे? केवल जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। और चेनाब, ब्यास, औरा, रावी नदियों का उद्गम कहाँ है? हिमाचल प्रदेश से होता है। और झेलम का उद्गम जम्मू कश्मीर के बेरीनाग झरने से होता है। तो झेलम का कहाँ से होता है? जम्मू कश्मीर में स्थित है बेरीनाग झरना, वहीं से इसका उद्गम स्थल है झेलम नदी का। और बाकी चेनाब, ब्यास और रावी नदियों का उद्गम कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश से इनका उद्गम होता है। सतलज नदी जो है वो तिब्बत के राक्षस ताल से निकलती है। तो सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल से निकलती है, जो कहाँ पड़ता है? तिब्बत में। झेलम का उद्गम स्थल है वेरीनाग झरने से, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और जो इंदस नदी है उसका उद्गम कहाँ स्थल है? तो बोखरचू जो ग्लेशियर है वहां से इसकी उद्गम होता है। और बाकी जो खुर्र ये सब बाकी नदियां दी गई हैं सब सुलेमान श्रेणी पाकिस्तान से निकलती हैं। कौन कौन सी? खुर्रम, तोची, गोमल, लिबोवा ये सब हो गई। कहाँ से निकलती हैं? तो ये सुलेमान श्रेणी से निकलती हैं जो पाकिस्तान में स्थित है। और जो सिंधु नदी है वो केवल जम्मू कश्मीर से होकर प्रवाहित होती है भारत में। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। आगे दिया इसमें भारत के विभाजन से पूर्व सिंधु जो है उसकी 5 सहायक नदियां पंजाब से होकर बहती थी। जो विभाजन से पहले जो सिंधु है उसकी 5 सहायक नदियां पंजाब से होकर बहती थी। पंजाब का अर्थ ही होता है कि 5 नदियों की भूमि, लेकिन वर्तमान में केवल रावी, ब्यास और सतलज ही पंजाब राज्य से होकर बहती हैं। तो वर्तमान में केवल रावी, ब्यास और सतलज नदी जो है वो कहाँ से? पंजाब राज्य से होकर गुजरती है भारत के जो पंजाब क्षेत्र है। और सिंधु की कोई भी सहायक नदी इसमें सिंधु नदी उत्तराखंड से होकर नहीं बहती है। तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। तो जैसा कि आप ये मैप में देख सकते हैं, मैप दिया हुआ है रिवर्स का। तो इनमें देखिए जैसे ये हो गया इंडस रिवर हो गई, ये कौन सी? ये इंडस हो गई, ये झेलम हो गई, ये चिनाब हो गया,
ये रावी हो गई, ये ब्यास हो गया और सतलज हो गई। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। ये पहले मिलके क्या ये पंचनद का काम करती थी, इसीलिए पंजाब वाले क्षेत्र में थी पहले। और वर्तमान में पंजाब में केवल जो भारत का पंजाब क्षेत्र है उसमें रावी, ब्यास और सतलज ही बहती हैं। तो इतना ध्यान में रखिएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं, बचे हुए इसके जो क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे हम। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो आने वाले वीडियो लेक्चर है उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।